तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर एप्लीकेशन पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज के कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त, सब बढ़िया है कि नहीं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर, राधे राधे, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, राधे राधे, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल सबके, सब बढ़िया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। राम राम मालिक, राम राम आप सभी को। गुड मॉर्निंग सर। आरबीआई असिस्टेंट के लिए थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। स्ट्रेस मत लीजिए यार, ठीक है, एग्जामिनेशन ही है। अगर आप सही में खुद को तैयार किए हैं तो स्ट्रेस लेने वाली कोई बात होगी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव सर। नमस्कार नमस्कार, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। आप विजयवाड़ा जाने वाले? नहीं, आज नहीं भाई, मैं वीकेंड पे जाऊंगा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे आपके मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस ऑफ रहेंगे। मैं आपको शेड्यूल तो इस वीकेंड तक दे दूंगा, और वो जो मंडे ट्यूसडे का क्लास लॉस है उसी वीक में ही कंपेंसेट कर दूंगा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है। आप कैसे हो सर? मैं हमेशा की तरह शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। उम्मीद करता हूं जितना बढ़िया मैं हूं ज्यादा बढ़िया आप होंगे, और आपकी तैयारी तो सुभान अल्लाह उससे भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बिना समय गवाए कि मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर सकता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि हमने एवरेज के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, डे 1 और डे 2। क्या आप सभी ने उन डे 1 और डे 2 को प्रॉपरली रिवाइज किया हुआ है? आज जो है वो हमारा डे 3 होने वाला है एवरेज का। सबसे पहले हम सेशन का एजेंडा जान लेते हैं। ठीक है, सेशन का एजेंडा जान लेते हैं, वो क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डे 1 में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा था कि बेसिक ट्रेडिशनल जो आपका सम प्रोडक्ट मेथड जो होता है, बेसिक में हमने क्या देखा था? बेसिक में हमने देखा था कि आपका जो सम या फिर प्रोडक्ट मेथड जिसको आप कहते हो, और साथ ही साथ कैसे उन प्रोडक्ट के बिना, इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई किए बिना हम अगर डेविएशन से कम कैलकुलेशन तक आंसर पहुंच पाए। और साथ ही साथ मैंने हर क्वेश्चन में एक चीज आपसे कहा है कि डेविएशन लगाना, आप बाकी एजुकेटर्स की बात करो तो आप यहां पे क्यों हो, आप मुझ पे ज्यादा भरोसा क्यों करते हो? सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे फील होता है कि मैं हमेशा जेन्युइन, जैसे कि नंबर सीरीज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये मेरा क्वेश्चन है इसीलिए मुझसे सॉल्व हो रहा है। अगर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आप मुझे देते तो शायद मुझसे सॉल्व भी ना होता, ऐसा आपको कोई नहीं कहेगा। क्योंकि सब बस एक चीज दिखाना चाहते हैं कि हम हैं महान, हम हैं ये, हम हैं ऐसे, ये नहीं करोगे, यही हम अकेले जानते हैं, ये तुम नहीं जानते हो, इसको नहीं करोगे तो नहीं होगा, वैसे टाइप का। वो डर वाला चीज नहीं चाहिए, वो डर वाला चीज नहीं चाहिए। बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। तो मैंने आपको हर स्टेप में ये चीज कहा कि भाई डेविएशन आप हर जगह लगा पाओ ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उतना प्रैक्टिस एक टॉपिक में वर्थ इट नहीं है। क्या अभी जो मैंने पॉइंट कहा वो पॉइंट क्लियर है? मतलब अगर आप चाहते हो कि एवरेज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन 100 से 100% क्वेश्चन को डेविएशन से सॉल्व करो, वो तो एक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर 5% के क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएंगे जो डेविएशन से कभी बनेंगे नहीं। बाकी जो रिमेनिंग 95% है ना, अगर आप ये एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहते हो कि ऑल द रिमेनिंग 95% क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग यूजिंग डेविएशन मेथड, तो आप जितना टाइम इस एवरेज चैप्टर में आपको देना पड़ेगा वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आपके पास और भी एन नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमने पहले दिन के सारे लैंग्वेज पढ़ा। आप जब उन्हीं, मैंने आपसे एक ही चीज कहा है कि आप बस क्लास के पीडीएफ को पहले मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, उसके बाद बाहर के क्वेश्चन जाना, क्योंकि बच्चे का क्लास का क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, वो बाहर के क्वेश्चन वहां क्या करेगा। तो आप जब क्लास के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लैंग्वेज समझोगे। अच्छा ये दिया है, एवरेज दिया है, नंबर दिया है, हमें ये पूछा है, तो वहां पे सर ने डेविएशन ऐसे लगाया था, तो यहाँ पे तो मतलब धीरे धीरे विद टाइम आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन, मतलब जो 30 to 40% क्वेश्चन जिनको एक्चुअली में आपको डेविएशन में करना है, आपको वो पकड़ में आ जाएगा। आफ्टर दिस 30-40% क्वेश्चन और 30-40% क्वेश्चन हमने डे 2 में सीखा, किसमें? हम एलिगेशन में सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो? अब मान के चलो कि ये 30% हमने डेविएशन में सॉल्व कर दिया, 30% हमने एलिगेशन में सॉल्व कर दिया, 60% जाने के बाद अभी भी तो 40% है। अब वो जो 40% है वही आज हम सीखने वाले हैं अपने मिसलेनियस कॉन्सेप्ट में, जो रिमेनिंग 40% है, कि भाई चाहे तुम डेविएशन लगाओ ना लगाओ, चाहे तुम एलिगेशन लगाओ ना लगाओ, बेसिक एक ऐसा चीज है जो हर जगह लगेगा। बेसिक मतलब हमारा बेसिक भी थोड़ा एडवांस बेसिक है, मतलब आप सम निकालते चलो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होगा वो मैं देखूंगा। यही मैंने एक स्टेटमेंट कहा था ना, मतलब 100% क्वेश्चन आप बेसिक से कर सकते हो, उसमें से गिने चुने जगह 20-30% या 40% क्वेश्चन में जब आप डेविएशन लगाओगे तो आपका टाइम हाफ हो जाएगा, और कुछ जगह जब 30-40% जगह आप एलिगेशन लगाओगे तो वो हाफ हो जाएगा। बट एक ऐसा चीज जो बिना कुछ सोचे आपको आंसर देता है वो है बेसिक।
अगर मैं ये दोनों चीजें आपको नहीं पढ़ाता और ये स्टेटमेंट देता तो आप ये बोलते मास्टर को डिविएशन नहीं आता है, मास्टर को एलिगेशन नहीं आता है। आपको मुझे टेस्ट करने के लिए मैं एक दिन देता हूं, आपको पता है कौन सा दिन? डाउट क्लियरिंग सेशन। आपकी मन मर्जी जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन में आप एवरेज का क्वेश्चन कहीं से, किसी भी एजुकेटर का हो, किसी पीडीएफ का हो, कहीं से उठा के लाओ, मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा। मुझे आता है, बट मुझ में और आप में अंतर है क्योंकि मैं 9 साल से एक ही चीज पढ़ा रहा हूं, आप 2-3 साल से 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो कभी कंपेयर मत करना कि सर कर दे रहे तो मैं भी कर पाऊंगा। आपको इसीलिए बेसिक्स के ऊपर भी ध्यान देना है, इसीलिए आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट है, थर्ड लेक्चर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ये होमवर्क का आंसर आप लोगों ने निकाला है। 8 members of a club donate ₹200 each towards a relief fund, and the president of the club donates ₹50 more than the average donation of all, including president of them. Then the contribution of the president is कितना? भाई ऑब्वियस बात है, मैं इसमें ज्यादा आपके लिए लोड नहीं लूंगा। आपके पास कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। इन्होंने 200 ईच किया, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग लोग थे उनका जो एवरेज कंट्रीब्यूशन चल रहा है वो 200 रुपए का चल रहा है। किसी को कोई शक नहीं सर? उसने कहा द प्रेसिडेंट डोनेट्स 50 मोर देन द एवरेज डोनेशन ऑफ ऑल इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। यहां एक सिली मिस्टेक हो सकता है आपका। अभी प्रेसिडेंट का जब मैं कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो बच्चे को लगेगा कि सर वो 50 अधिक है एवरेज डोनेशन से ना, 200 का एवरेज डोनेशन चल रहा है तो 250। ये मिस्टेक है, हाँ या ना? दिस इज द रॉन्ग थिंग सर। व्हाई? क्योंकि उसने आपसे कहा 50 मोर देन द एवरेज डोनेशन ऑफ ऑल इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। इसको कौन पढ़ेगा? मतलब इस प्रेसिडेंट के मिलने के बाद जो एवरेज होता उससे 50 रुपीज अधिक प्रेसिडेंट देता है। सर उस प्रेसिडेंट के आने के बाद कितना एवरेज है वो तो मुझे नहीं पता, तो अज्यूम करना कि प्रेसिडेंट के आने के बाद जो टोटल सारे लोग आपके बन गए उनका एवरेज अगर एक्स चल रहा है तो प्रेसिडेंट ने उसी एक्स से 50 रुपीज अधिक का कॉन्ट्री किया होगा। अब उसने कहा देन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो मुझे प्रेसिडेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए। सर इसके लिए मुझे एक चीज बताओ। मैंने कहा क्या? सर एग्जिस्टिंग ग्रुप और प्रेसिडेंट के जो नंबर है उनमें रेशियो क्या है? मैंने कहा भाई एग्जिस्टिंग में आपके पास उस क्लब में 8 मेंबर थे और भाई प्रेसिडेंट तो एक अकेला प्रेसिडेंट आया, द प्रेसिडेंट बोल रहा है, तो मतलब इनमें रेशियो 8-1 का है। सर आगे कैसे जाओ? मैंने कहा एलिगेशन लगाने के लिए कुछ डिफरेंस वगैरह चाहिए है क्या? सर नहीं। मैंने कहा है, ध्यान से देखिएगा। ये सेम कॉपी पेस्ट चीज मैंने वो एवरेज, बैटिंग एवरेज वाले क्वेश्चन में लगाया था, याद है कि इतना होने के बाद मेरा एवरेज पुराने एवरेज से 3 रन बढ़ जाता है। मैं 18th इनिंग्स में जब 84 रन जड़ देता हूं तो मेरा एवरेज ओरिजिनल एवरेज से 3 अधिक। तो यहां ओरिजिनल एवरेज को अगर मैं 17 इनिंग्स तक एक्स ले रहा था तो यहां x+3 ले रहा था, याद है? सेम कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट, इसीलिए होमवर्क दिया था। तो यहां से यहां आप माइनस कर सकते हो कि x+50 से x जाएगा तो आपके पास ये 50 रहेगा। हालांकि थोड़ा गंदा है बट हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? कि सर 8 पार्ट अगर आपके पास 50 है तो एक पार्ट आपका चल रहा है 6 पॉइंट, आपके पास कितना? 25, 6.25। अगर एक पार्ट 6.25 है तो यहां पे जो एक पार्ट है वो 6.25 है। सर यहां तक तो क्लियर है, लेकिन आगे क्या? मैंने कहा सिंपल बात है, आपका ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन का जो एवरेज है वो इसके और इसके बीच में रहने वाला है। ऑलरेडी x+50 जो है वो मोर हो चुका है। सर ये कैसे पता चला? ये x+50 कौन ज्यादा? यही है ना। तो इस 200 को क्या होना पड़ेगा? लेस होना पड़ेगा। अगर 200 लेस है तो ये वाला जो x है वो 200 से अधिक होगा। दैट टू कितना अधिक होगा कि डायगोनल में 6.25 आ जाए, यानी कि 6.25 अधिक। तो 200 प्लस 6.25 ये हो गया 206.25। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम अभी भी है। सर क्या? अगर आप इसको देख के उत्तेजित होकर इसको आंसर मार्क कर दिए तो आपका समय भी गया और आपका मार्क भी गया। क्यों? उसने कहा कि मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन प्रेसिडेंट। आपने एक चीज मुझसे मार्क किया, ऑब्जर्व किया है कि नहीं? ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत बड़ा खेल होता है। सर क्या? आपने ही मार्क किया होगा, मैं क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ता हूं तो मुझे क्या चाहिए मैं वहां पे क्वेश्चन मार्क दे देता हूं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम जब भी कोई इक्वेशन में या कुछ भी लेके सॉल्व करते हैं, हमारे पास वेरिएबल का वैल्यू आते ही हम जब ऑप्शन में देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम बैंकिंग एग्जाम्स में वही ऑप्शन सबसे पहले आपको दिखेगा। इसीलिए मेरे भी पास्ट में बहुत मिस्टेक हुए हैं। इसीलिए मैंने उसको कैसे रेक्टिफाई किया, मैंने जो निकालना है उसमें पहले ही क्वेश्चन मार्क दे देता हूं ताकि थोड़ा एक बार नजर डाल दो तो मुझे x नहीं बल्कि x+50 चाहिए। तो ये अगर x है उसमें 50 जोड़ूंगा तो 256.25 ये आपके पास आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सर आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया,
बाकी भी कोई बच्चा रिपीट नहीं बोल रहा है, तो मुझे भी हिम्मत नहीं हो रहा रिपीट बोलने का। आपने सही किया होगा, बट ये मेरे बस की बात नहीं है सर। हर स्टूडेंट को आप एबव एवरेज स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैसे समझ सकते हो? आप ही ने तो कहा था आप अपने कमजोर स्टूडेंट्स के हाथ नहीं छोड़ते। मैंने कहा इतना क्यों बात कर रहा है सर, मुझे इसका बेसिक्स चाहिए। मैंने कहा इसका बेसिक्स चाहिए, देता हूं ना। 200 का एवरेज कितने लोगों का चल रहा था सर? 8 लोगों का चल रहा था। उसमें कौन आएगा सर? उसमें प्रेसिडेंट जब ऐड हो जाएगा तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या आपका ये टोटल कंट्री कितने लोगों का हो जाएगा सर? 8 लोग थे, एक प्रेसिडेंट, मतलब 9 लोगों में बांटेंगे, तो जो नया कंट्री है वो कितना होगा? ओहो हो, अच्छा, एक बड़ा ब्यूटीफुल सा चीज है सर। क्या? यहां पे एक चीज देखिएगा सर, आपके यहां तक क्लियर है सभी को कि सर 200 का एवरेज 8 लोगों का चल रहा था, और वो आपके पास जब प्रेसिडेंट ऐड हो जाता है, प्रेसिडेंट का कंट्रीब्यूशन, तो टोटल 8 और एक प्रेसिडेंट 9 लोगों में बंटता है, तो ये आपका बन जाता है नया एवरेज। ये आपका बन जाता है नया एवरेज। अब मैं इसमें एक लाइन आपको लिख के दिखाता हूं, बच्चों को यहीं पे शायद कंफ्यूजन हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा नया एवरेज एक्स है, तो प्रेसिडेंट का कंट्रीब्यूशन इन 9 लोगों के इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट के बाद जो एवरेज है उससे 50 अधिक, मतलब अगर न्यू एवरेज एक्स है तो प्रेसिडेंट एक्स प्लस 50 होगा। और आपका इक्वेशन क्या कुछ इस प्रकार से दिखेगा? 1600 प्लस एक्स प्लस 50, और इस 9 को उधर ले सकते हो, 9 इंटू एक्स, और यहां आप 8x को कह सकते हो। आपके पास 1650, तो x का वैल्यू कितना आएगा सर? 8 दूनी 16, 0 6.25। सर अगर x इतना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे प्रेसिडेंट का x प्लस 50 चाहिए, तो 256.25। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये इतना घटिया था कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे ना बने आप पागल हो जा रहे हो? हाँ, अगर ये कुछ ऐसा होता, पूरा बोर्ड भर जाता 10-15 लाइन, इससे 50 मिनट अधिक लग जाता, तो आप कंसर्न, वहां पे कंसर्न दिखाते कि नहीं 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 सर, मुझे प्लीज हाथ जोड़ के मुझे 5 क्लास एक्स्ट्रा दो, लेकिन एलिगेशन समझा के चलो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इसके प्रति जो ऑब्सेशन है ना, उस ऑब्सेशन को थोड़ा कम करो। अगर एलिगेशन से बन जा रहा है अच्छी बात, अगर नहीं बन रहा है तो भाई बेसिक जिंदाबाद। ठीक है, चले। अब हमारे पास एक सवाल है, हमने लास्ट क्वेश्चन वो किया, मन तो बहुत कर रहा होगा एलिगेशन लगाने के लिए, बट यहां पे देखो 25 persons went to a hotel for a combined party। 25 लोग एक होटल को गए एक कॉम्बाइंड पार्टी के लिए। 15 of them spent ₹80 each। आपके 15 लोगों ने 80 ईच का स्पेंडिंग किया। 5 spent ₹90 each। 5 लोग 90 स्पेंड किए। वाइट रेस्ट जो है वो 10 अधिक स्पेंड किए हैं आपके एवरेज ऑफ ऑल। फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम। एक चीज हमेशा याद रखो सर, क्या? जब भी आपके पास 3 एंटिटी आ जाते हैं, जब भी आपके पास 3 एंटिटी आ जाते हैं, तो वहां जिंदगी में कभी भी एलिगेशन के बारे में मत सोचिएगा। अब आपका ये चीज सुनने के बाद भाई बच्चा सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करता, बच्चा मुझे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, सर क्या क्या सर 3 एंटिटी में एलिगेशन नहीं लग सकता? लग सकता है। तो सर आप क्यों नहीं सोच रहे हो? कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। वाई? बिकॉज 3 एंटिटी में एलिगेशन हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, और शायद आपको ये चीज कहीं पे किसी ने ना दिखाया हो। मैं ये गारंटी देता हूं, मैं हर साल जब भी कोर्स लाता हूं तो क्यों कंट्रोवर्शियल होता है वो पूरा रीजन फैक्ट के साथ दिखाता हूं। हर सेशन, हर फाउंडेशन बैच में मैं एक बार दिखाता हूं। तो लेकिन इसका समय आज नहीं, इसका समय कब आएगा? जब हम एक्चुअली में वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैंने बस आज के लिए आपको जितना समझना है उतना बता दिया कि जब भी आपको 2 से अधिक एंटिटी मिल गए, एलिगेशन के बारे में बिल्कुल रत्ती भरसा मत सोचो। आप सीधा आओ अपने बेसिक। एंड आपका बेसिक कैसा दिखता है सर? हमारा बेसिक दिखता है सम या प्रोडक्ट की तरह। मैंने कहा सम या प्रोडक्ट की तरह मतलब सर जहां जहां आप मुझे नंबर ऑफ पर्सन और उनके द्वारा एवरेज दोगे, मैं तब तब उनको मल्टीप्लाई करके सम निकालूंगा। सिर्फ यही एक नियम है पूरे एवरेज चैप्टर में, सिर्फ यही एक नियम है। तो हमें करना क्या है सर? सिंपल बात है, हमें करना यह है कि सर हमारे पास 25 पर्सन है जो एक होटल पे गए, और अगर मैं कहूं कि 15 लोगों ने 80 स्पेंड किया, मैंने कहा तो स्टार्ट कर। 15 लोगों ने अगर 80 स्पेंड किया तो इन्होंने कितना स्पेंड किया है सर? 1200। किसी को कोई शक तो नहीं? 5 लोगों ने अगर 90 ईच स्पेंड किया है तो 5 इंटू 90 आपके पास कितना है? 450। कुछ नहीं, ओवर थिंकिंग मत करो, आंसर यूं आएगा। वाइल रेस्ट स्पेंड ₹10 मोर देन एवरेज ऑफ ऑल। रेस्ट कितने हैं सर? टोटल अगर 25 पर्सन है, 15 प्लस 10, 15 प्लस 5 20 हो चुके हैं, तो बाकी के 5 पर्सन है। इन्होंने सर 10 मोर स्पेंड किया एवरेज ऑफ ऑल।
मैंने कहा एवरेज ऑफ ऑल कितना है सर, इसके बाद तो क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ऑल नहीं है, तो स्टार्ट कर वहीं से। अगर सबका एवरेज कॉन्ट्री एक्स का होता तो क्या इन 5 लोगों का एवरेज कॉन्ट्री एक्स प्लस 10 का होता? बस इतना क्लियर करो, क्योंकि वंस ये स्टेप क्लियर है, खत्म। अगर पूरे सारे के सारे 25 लोगों का एवरेज एक्स चलता तो क्या यही जो बाकी के 5 लोग हैं ये उसी एक्स से 10 अधिक यानी कि एक्स प्लस 10 का एवरेज स्पेंडिंग करते? क्लियर? अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि सर यहां पे इसका सम जो है वो 5x प्लस आपके पास 50 है, और इक्वेशन कैसे बनेगा? सर इक्वेशन बहुत इजी है। मैंने कहा कैसे? सर इन 15, इन 5 और इन 5 लोगों का अगर मैं टोटल कॉन्ट्री मिला दूं तो ये सबका कॉन्ट्री हो जाएगा। मैंने कहा जैसे कि 1200 प्लस 450 और 450 50 कर दो, 500 यानी कि 1700 प्लस 5x। अब बस लास्ट लिंक हमें देखना है, ये कितना है बड़ा पता है सर? ये कितना है? 25x। सर ये कहां से है? अगर पूरे के पूरे 25 लोगों का एवरेज x है तो टोटल जो सबके द्वारा स्पेंड हुआ है वो कितना होगा? 25x। एंड वंस आप यहां तक पहुंच गए, बस खत्म करो इक्वेशन को। इधर आ जाएगा 5, तो आपके पास 20x बराबर आपके पास अगर 1700 है, जोरों से काटेंगे तो x बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 85। x 85 है, तो उसने कहा कि फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम। एवरेज ऑल ऑफ देम तो हमने x ही लिया, तो x ही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 85 इस सवाल का सही उत्तर है। इसमें और कुछ नहीं करना, कुछ मत सोचो। मैं ये चीज थर्ड लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। फर्स्ट लेक्चर में तो डेविएशन सीखे थे, सेकंड में तो एलिगेशन सीखे, थर्ड में हम सीखेंगे कि उनको कैसे अवॉइड करना होता है। बच्चा हमेशा एक लूप में रह जाता है, हर सवाल में एलिगेशन, हर सवाल में डेविएशन वगैरह लगाने की कोशिश करता है, और क्वेश्चन होते हैं इतने छोटे। क्लियर? तो बस मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि उनके बारे में भूलो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। विथ टाइम, विथ प्रैक्टिस, जब आप लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा, मतलब फाइनल इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, समझ गए? तो जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो, स्टार्ट हमेशा उसके बेसिक। बच्चा गलती कहां करता है इस चैप्टर में, मैं आपको बता देता हूं। स्टार्ट हमेशा इस चैप्टर के बेसिक से करो, बेसिक मेथड। अगर आप सच में एलिगेशन और डेविएशन को इतने अच्छे से समझे हो तो उस बेसिक को करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि अरे ये तो एलिगेशन या फिर डेविएशन से हो सकता है। बच्चा मिस्टेक कहां करता है, समझ में आ गया? बच्चा स्टार्ट कर देता है एलिगेशन और डेविएशन से, और जब नहीं बनता तो उसको लगता है कि चैप्टर खराब है या फिर समझ नहीं आया। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? आपको करना क्या है? आपको स्टार्ट बेसिक से करना। जब आप बेसिक को और लैंग्वेज को लिंक करोगे, अरे अरे ये तो ऐसा हो जाएगा, सर ने कहा था, फिर जाके आप इसमें लगाना। लेकिन जब आप उल्टा करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 10-25 इंपैक्ट ऑफ इवन चेंज इन एवरी टर्म। ठीक है, इसको अभी पढ़ लो। एवरेज का एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रोल है। ये एक रोल है, लास्ट खत्म कर दे। ये आज रह गया, ये कल के क्लास में खत्म हो जाना चाहिए था यार। चलो कोई नहीं, थोड़ा लेट चल रहे हैं भाई, थोड़ा गियर अप करो। मुझे लगा आज बस क्वेश्चन ही करना है, एक कॉन्सेप्ट समझाने में 5-10 मिनट लग जाएगा। वो क्या है? पहले मैं इस इंपैक्ट का कंक्लूजन आपसे कहता हूं, वो ये है। कंक्लूजन पहले समझो, फिर मैं आपको रीजन दूंगा। ठीक है? मान के चलो आपके n टर्म्स का एक सर्टेन एवरेज है। पहले इसको समझो, आपके पास n टर्म्स है और उन n टर्म्स का एक सर्टेन एवरेज है। अगर इन n टर्म्स के सारे ईच टर्म में अगर आप एक सेम चेंज करोगे तो एवरेज में भी आपका सेम चेंज आएगा। जब मैं ये चीज लिखता हूं कुछ समझ नहीं आता है, मैं इसको बस एक बार एक एग्जांपल दूंगा, फिर उसको प्रूफ कर दूंगा। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मान के चलो मेरे पास 8 टर्म्स है और उनका जो एवरेज है वो मान के चलो 12। मेरे पास 8 टर्म्स है, उनका एवरेज है 12। मैंने अगर इन 8 के 8 हर टर्म में, 8 के 8 हर टर्म में अगर मैंने +3 कर दिया तो मेरा जो एवरेज है वो भी +3 हो जाएगा और मेरा न्यू एवरेज आपके पास 15 हो जाएगा। ये मैं कहना चाहता था। क्या मैं कहना मैंने अभी तक प्रूफ नहीं किया या समझाया नहीं, बस स्टेटमेंट क्लियर है कि जो मैंने यहां इंग्लिश में लिखा था मैथमेटिक्स में, उसको जो मैंने अप्लाई किया
कि अगर मेरे पास कुछ एक टर्म है और उनका कुछ एक एवरेज चल रहा है, अगर मैं हर टर्म में कुछ एक चेंज कर रहा हूं तो आपका नया एवरेज में भी उतने से ही चेंज होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्या ये केवल प्लस में ही रेस्ट्रिक्टेड है? तो मेरा आंसर विल बी नो। अगर आप हर टर्म से 3 माइनस करते तो आपका जो नया एवरेज है वो कितना होता? वो 3 से कम हो जाता, यानी कि 9 बन जाता। यही नहीं, अभी और है। सर वो क्या? अगर मैं हर टर्म में इंटू 3 करता तो मेरा जो नया एवरेज है वो भी इंटू 3 हो जाता। इंटू 3 होके वो आपके पास कितना हो जाता? 36। और यही नहीं, अभी और है। अगर मैं हर टर्म में डिवाइडेड बाई 3 करता तो मेरा जो नया एवरेज है वो भी डिवाइडेड बाई 3 हो जाता। और डिवाइडेड बाई 3 12/3 कितना होता है? 4। सर कहने के लिए तो आपने बहुत जबरदस्त तरीके से कहा, फिट भी माइंड में हो गया, लेकिन माइंड है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कर दूं। सर कैसे? सिंपल बात है, मैंने आपसे क्या कहा था? सर आपने हमसे कहा था कि 8 नंबर ऑफ टर्म्स है और इनका यही छोटे छोटे में आप समझ रहे हो ना क्लास का फायदा। जैसे हमने जो कंसेक्यूटिव नंबर्स में एपी का रोल पढ़ा था, उसका रीजन समझे? उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर हर क्वेश्चन में ट्रेडिशनली सॉल्व करने चले जाओगे तो खत्म हो जाएगा। कम से कम कुछ जगह जिनको हम शॉर्ट में कर सकते हैं उनको तो अलग से पढ़ लो, फिर तो जो बेसिक क्वेश्चन ट्रेडिशनल में होगा वो तो सबके लिए सेम ही है। कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 है और उनका एवरेज अगर हमारे पास 12 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि आपके अगर मैं हर टर्म में 3 ऐड कर दूं तो मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, कि 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब तो मैं भूल भी गया हूं कि 4 टर्म कहां पे होते हैं, 8 टर्म कहां पे होते हैं। एच क्या थे वो दिन? इजोटी। अभी आपके लिए चल रहा है, हमारे लिए भी कभी चल रहा था इजोटी, सुने हो? या आजकल कुछ और बोल रहे हैं? हमारे मतलब साल 2016 में हम जहां कोचिंग ले रहे थे वहां तो इजोटी पढ़ा के सिखाया गया था हमें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आपके पास कितने हैं? सर यहाँ पे आपके पास 8 टर्म्स है और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 8 से तो यही एवरेज आपके पास 12 होना चाहिए। क्या पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि मेरे पास 8 टर्म्स है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, उनको अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो आपके पास 12 आना चाहिए। अब मैं जो कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसी में ही लिख देना चाहता हूं। अगर मैं हर टर्म में पहला ऑपरेशन 3 ऐड करता तो क्या मेरा ए, एक बार लिख देता हूं, सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, मेरा ए प्लस 3 बन जाता, बी प्लस 3 बन जाता, सी प्लस 3 बन जाता, डी प्लस 3 बन जाता, ई प्लस 3 बन जाता, एफ प्लस 3 बन जाता, जी प्लस 3 बन जाता और एच प्लस 3 बन जाता। हाँ या ना? अगर मैं हर टर्म में 3 ऐड करता हूं तो मेरे सारे टर्म्स इतने बन जाएंगे। अभी का अगर मैं आपसे एवरेज पूछता तो आप इन सबको ऐड करते और अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, जिसकी वजह से आपको इसमें 8 डिवाइड करना पड़ता। लास्ट थिंग, अगर मैं इन 3 को अलग कर दूं और अल्फाबेट्स को अलग कर दूं तो मैं वापस से ए बी सी डी ई एफ जी एच तक पहुंच जाऊंगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये 3 कितने बार ऐड किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तिया कितना होता है? सर 8 तिया होता है 24। क्या यहां तक क्लियर है? इसको जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा, अब अगर मैं आपसे x प्लस वाई बाई जेड बोलता तो क्या वो x बाई वाई प्लस x बाई जेड प्लस y बाई जेड होता? उसी प्रकार से अगर मैं यहां से यहां को अलग से 8 से डिवाइड कर दूंगा और यहां से अलग तक ऐड कर दूंगा तो मेरा जो प्रूफ है वो आ जाएगा। कैसे? ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच डिवाइडेड बाई 8 प्लस इसको मैं 24/8 कह सकता हूं, यानी कि 3। और यही मेरा क्या है? एग्जिस्टिंग एवरेज 12। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो इस सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? कम से कम मैंने प्रूफ दे दिया भाई। इन सबके लिए सच में समय नहीं है, बट मुझे अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि बाकियों की तरह मैं डाउट क्लियरिंग क्लास अवॉइड नहीं करता। जिस दिन मैं डाउट क्लियरिंग क्लास लूंगा कोई ना कोई उठ के आके मुझे बोलेगा सर आपने ऐसा किस बेसिस पे कहा। मैं उस दिन अपना डाउट क्लियरिंग क्लास खराब नहीं करना चाहता उस कॉन्सेप्ट के लिए, तो मैं पहले से ही बता देता हूं, जैसे कोई बच्चा पूछ ही नहीं सकता ये सब चीजें। अब बाकियों के प्रूफ आपके ही सामने है, एक बार करके दिखा दो सर। जैसे कि -3 का तो और प्रूफ चाहिए ही नहीं आपको, क्योंकि -3 8 बार होता तो यहां माइनस का 24 होता, -24/8 यहां पे -3 होता। माइनस का तो प्रूफ आपको चाहिए ही नहीं।
आपको अगर चाहिए होगा तो किसका प्रूफ चाहिए होगा, इनटू का प्रूफ चाहिए होगा। तो अगर मैं इंटू 3 इधर, इंटू 3 इधर, इंटू 3 इधर, इंटू 3 इधर हर जगह कर देता, तो इसके अगले स्टेप में क्या इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, सब में 3 है, तो ये 3 को आप कॉमन ले जाते, और जब आप कॉमन ले जाते तो बचता क्या, वही एवरेज का 3 गुना। एंड सेम फॉर द केस ऑफ डिवाइडेड बाई 3, जब आप सब में डिवाइड 3 करते तो हर एक में 3 कॉमन, मतलब बाई 3 कॉमन है, तो वो बाई 3 को बाहर ले जाते तो बचेगा आपका एवरेज का बाई 3। मैंने तो अपने तरफ से आपको ओवरव्यू दे दिया है, अब आप एक बार क्लियर बोल दोगे, परमिशन दे दोगे, तो मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। क्लियर सर। तो ये एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर हर टर्म में एक सेम चेंज कर रहे हो तो आपके ओवरऑल एवरेज में वही चेंज। ड्रॉप योर पेन्स, मैं बस आपको पहले एक क्वेश्चन दिखा दूं, उसका अगला आप लोग ट्राई कीजिएगा। ड्रॉप योर पेन्स। द एवरेज ऑफ ABCDEF and G is X. How many terms are there? 1 2 3 4 5 6 7. 7 टर्म्स का एवरेज आपके पास कितना है, X. इफ एवरी नंबर इज डबल, अगर मैं हर नंबर को क्या कर दूं, डबल, एंड देन इंक्रीज बाई 15। अब हमारे पास लॉजिक थोड़ा और ऊपर चल गया है। क्या, पहले तो हमें पता था कि डबल करने से एवरेज डबल होता है, 15 बढ़ाने से एवरेज 15 बढ़ता है। अब इसका चुल देखो, बोल रहा है कि हर नंबर को मैं पहले डबल करूंगा, फिर मैं इंक्रीज करूंगा 15 से, तो मेरा जो एवरेज है वो 43 बन जाएगा। तो मुझे एक्स का वैल्यू बताओ। एक्स आपका एग्जिस्टिंग एवरेज है, एक्स आपका एग्जिस्टिंग एवरेज है। मैं बस आपसे एक सिंपल सा चीज कमेंट बॉक्स पे चाहता हूं, वो क्या है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग एवरेज एक्स है, अगर मैंने हर नंबर को डबल कर दिया तो मेरा एवरेज भी डबल होके कितना हो जाना चाहिए, 2x। ये नहीं पूछ रहा, अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, बात यहीं तक खत्म हो जाता अगर मैं आगे और कोई चेंज नहीं करता, बट वो रुका नहीं। अब हमारा नया एवरेज इतना था, लेकिन उसने फिर एक चेंज कर दिया। सर क्या, अब उसने हर टर्म को 15 से बढ़ा दिया। अगर मैं अभी हर टर्म को 15 से बढ़ा दूंगा तो क्या मेरा नया एवरेज भी 15 से बढ़ के मेरा एवरेज 2x प्लस 15 हो जाएगा, फाइनल एवरेज। बस इतना कंफर्म कर दो कि अब अगर मेरा एवरेज 2x का चल रहा था, फिर जब मैंने हर टर्म में 15 ऐड कर दिया तो मेरा एवरेज 15 से बढ़ के मेरा फाइनल एवरेज 2x प्लस 15 हो जाएगा। एंड अगर आपका फाइनल एवरेज इतना है, उसने कहा हमारा फाइनल एवरेज 43 है, अगर 2x प्लस 15 आपके पास 43 है, 15 इधर माइनस हो जाएगा 28, 2x अगर 28 तो x का वैल्यू 14, तो उसने कहा था x का वैल्यू, तो आप दे दो उसको 14। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। दैट्स इट, खत्म, इतना था। मुझे बस एक बात बताओ, अगर जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया प्रूफ के साथ, थोड़ा मैंने 5-10 मिनट लिया, अगर मैं वो 5-10 मिनट ले ही लेता तो आपको इस क्वेश्चन को ही करने में 5-10 मिनट लग जाता। इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चले, अब इसी के ऊपर बेस्ड एक और सवाल है, थोड़ा देखो। अरे वो सवाल कहां गया, 75% नंबर, हाँ 75% नंबर है, तो इसको थोड़ा रुको, इसको आप सीक्वेंस में ये पहले आना चाहिए। The average of n numbers is 46 if 75% of the numbers are increased by 4 each and the remaining numbers are decreased by 8 each, then what is the average of the number so obtained? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वही उसी का सॉल्यूशन भी है। पहले मुझे इस सवाल में जो प्रॉब्लम, आपको ना सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन में कहां दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत जानोगे तभी उस दिक्कत को आप हटाओगे। मैं बस आप सभी से एक बार जानना चाहता हूं कि इस सवाल में आपको क्या लग रहा है कि वो बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि द एवरेज ऑफ n numbers is 46, 75% of the numbers are increased by 4 each and the remaining numbers are decreased by 8 each, then what is the average of the number so obtained? Number is not given. Hats off, keep it up गजब, आपको n गिवन नहीं है, n जो है वो गिवन नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, सर यही प्रॉब्लम है, आप मुझे देते ना 8 टर्म, 7 टर्म, 12 टर्म, तो मैं खूबसूरत तरीके से कर लेता। अब मैं आपसे एक चीज सिंपल पूछना चाहता हूं, फाइनल,
मेरे इस प्रूफ पे आओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था, अगर n टर्म्स का एवरेज इतना है तो हर टर्म को अगर मैं सेम चेंज करूं तो मेरा एवरेज में भी सेम चेंज होता है। क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स एग्जैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट, अब वो छोड़ दो, मैंने यहां कहा 8 टर्म 12, 3 बढ़ गया +3 -3 -3 × 3 वगैरह वगैरह। 8 के जगह अगर 11 होता तो क्या ये सारे के सारे कंडीशंस यही रहते? हाँ या ना? यस सर। अगर 11 के जगह ये 149 होता तो भी ये सारे के सारे कंडीशन यही रहते? हाँ सर। तो इसका सेम मीनिंग है, आप खुद ही देखो, आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया इसके पिछले वाला, द एवरेज ऑफ ABCDEFGH। आपने ABCDEFGH के जो 6 टर्म्स आपने स्टार्टिंग में गिने सच, बट इस 6 टर्म्स को आपने यूज किया क्या? नहीं किया। क्या यहां अगर 6 टर्म के जगह 7 टर्म दे देता तो क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो मतलब मुझे एक चीज तो मालूम पड़ गया, मुझे जब ऐसे टाइप के बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं चाहिए। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं चाहिए। और ये चीज दो जगह लागू होता है। कहां कहां? एक यहां पे और दूसरा कहां पे? एक बार वो वर्ड बता दो ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग हैं जो चीजों को सही से समझ रहे हैं। 7 टर्म था क्या इसके पिछले वाले में? हाँ 7 था, तो मैं ये लिख देता हूं। तुम बस यही ढूंढते रहना, ठीक है? तुम्हें मैं इसीलिए रख देता हूं, हायर कर देता हूं, तुम बस यही ढूंढते रहना अननेसेसरी चीजों को, ठीक है? चले, वेरी गुड। हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। जिन्होंने भी वेटेड एवरेज कहा है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, क्योंकि वेटेड एवरेज में भी आपको सेम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि जब ये सब ऐड होकर डिवाइड होते हैं, वेटेड एवरेज में मैंने इसका प्रूफ रखा था क्या, कि ऊपर और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं, तो जो उनमें कॉमन है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो अगर यहां पे भी मैं सेम ही चीज देख पाऊंगा तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सर नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर सब में चेंज होता तो बात समझ में आ रहा है। वो बोल रहा है 75% के नंबर्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 4, आप बोल रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं 75% कैसे? मैंने कहा तुम अज्यूम कर सकते हो। सर अज्यूम मतलब? मैंने कहा कुछ भी। अगर बात कुछ भी का है तो एक ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम करो जिसका आप 75% यानी कि 3/4 निकाल पाओगे। सर मन तो कर रहा है मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 ले लूं, तो ले ना, मुझे क्यों टेंशन दे रहा है? ले। सर मेरा मन क्या मैं 8 लूंगा, ले। मेरा मन क्या सर मैं 12 लूंगा, अरे ले। सर मेरा मन क्या मैं तो वेरिएबल के बिना जी भी नहीं सकता, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को 75% के लिए 4 के मल्टीपल में 4x लिया, तो भी सेम ही आएगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? आप 4 लो, 8 लो, 12 लो, कोई बोलेगा नहीं नहीं सर मैं तो सीधा सेफ साइड के लिए 40 ले लूंगा। मैंने कहा लो, मैं सर वेरिएबल के साथ 4x लूंगा, लो। अब मैं इसका प्रमाण दिखाता हूं। 4x के साथ एक बार जब मैं 4 के साथ दिखाऊंगा, बच्चा कभी यकीन नहीं करेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सेम टाइम पे जब मैं नंबर ऑफ एंटिटीज में एक वेरिएबल लगा के दिखाऊंगा, बच्चा भी लाइक ये हुई ना बात। क्या होगा मैं अल्टीमेटली आपको दिखा देता हूं। अगर नंबर ऑफ टर्म 4 थे तो 75% नंबर यानी कि 3 नंबर आपके क्या हुए सर? इंक्रीज बाई 4 हुए। और रिमेनिंग नंबर जो है 4 में से 3 जाने के बाद एक नंबर जो है सर वो डिक्रीज बाई 8 हुआ, वो 8 से डिक्रीज हुआ। मैंने कहा सर, उसने कहा कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन। कोई टेंशन नहीं, चेंज देखो सर, चेंज। मैंने कहा चेंज 3 नंबर 4 से बढ़े मतलब नंबर 12 से बढ़े, हाँ सर। एक नंबर 8 से कम हुआ मतलब टोटल सम 8 से कम हुआ। ओवरऑल आप में से कितने लोगों ने फील किया कि सम 4 से बढ़ा है? हाँ सर सम, ये सब सम की चेंज इन सम। अगर मेरा सम 4 से बढ़ा है, उसको अगर मैं अपने नंबर ऑफ टर्म्स 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा एवरेज 1 से बढ़ा है? हाँ सर। अगर मेरा एवरेज 1 से बढ़ा है तो मेरा पुराना एवरेज अगर 46 था तो अभी का मेरा जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा? 47। सर बात तो बढ़िया कर रहे हो, लेकिन चीट कर दिया ना। मैंने कहा क्या? हाउ डेयर यू कंसीडर द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एग्जैक्टली 4? उसने तो कुछ बोला नहीं था। मैंने कहा 4x लो। हाँ सर 4x लो, बात वही है। 4x का 75% 3x होता। 3x टर्म्स अगर आपके
4 ईच बढ़ते तो आपका जो सम है वो 12x से बढ़ता। अगर आपके रिमेनिंग यानी कि x टर्म्स वो अगर आपके 8 से कम होता तो आपका सम 8x से कम होता, और आपका ओवरऑल सम 4x से जब बढ़ा है, अगर सम 4x से बढ़ा है तो एवरेज सर वो तो नंबर ऑफ टर्म्स में डिवाइड करने पे पता चलेगा। तो 4x बाई 4x जब आप करोगे, अब आपको समझ में आया कि मैंने वेरिएबल्स क्यों कंसीडर नहीं किया और मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है। इतने डिटेल में मैं और नहीं बता सकता, इससे ज्यादा डिटेल तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमारा एवरेज जो है वो 1 से बढ़ा। तो इफ माय एग्जिस्टिंग एवरेज वाज 46 देन द न्यू एवरेज इज ऑफ 47। यही इस सवाल का सही उत्तर है। दैट्स इट, खत्म। चले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन बीच में छूटा था, इस क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो देखो ध्यान से। If 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 108. If 5 is subtracted from each of them, then the sum of the numbers so obtained is 27. What is the average of the given n numbers? सर कुछ कहना है, लव यू है सर आपको। अरे जिससे सुनना था उनसे नहीं सुन पा रहे हैं, चलो कोई नहीं, कोई तो कह दे रहे हैं। If 2 is subtracted from each of the given n terms, then the sum of the numbers so obtained is 108, और 5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सम 27 है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स से स्टार्ट करें। मैंने कहा पहले आप इसका बेसिक एक बार देखो। इसके बेसिक से बेसिक स्टार्ट कहां से होता है। मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट होता है आपको अगर नंबर ऑफ टर्म्स और अगर आपको एवरेज दिया होता है तो इनके प्रोडक्ट से आप सम निकाल के, यही है इस क्वेश्चन का। जैसे इसके पिछले वाले सवाल का मैंने आपको प्रॉब्लम पूछा, प्रॉब्लम जानोगे तभी ना सॉल्यूशन जानोगे। इसके पिछले सवाल का प्रॉब्लम ये था नंबर ऑफ टर्म्स, वो मैंने आपको लिए पूरा का पूरा क्लियर कर दिया कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स मैंडेटरी नहीं है, अल्टीमेटली वो जाके कैंसिल होने वाले हैं। हमें पता है इसका बेसिक स्टार्ट करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज का प्रोडक्ट चाहिए सम। पूरे सवाल में अगर आप देख लोगे तो ना आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है ना आपके पास एवरेज है। अरे ढूंढो, उसने कहा 2 अगर मैं हर टर्म से सब्ट्रैक्ट करूं n नंबर से, नंबर ही n है, तो सम हमारा इतना कुछ हो रहा है। अगर मैं 5 हर जगह ना ही n है ना ही एवरेज है, तो स्टार्ट करो। सर कैसे? नंबर ऑफ टर्म्स उसने दिया n तो n ले लो, एवरेज को आप अपने हिसाब से a अज्यूम कर लो, तो हमारा जो सम है क्या वो na हो जाएगा। अब मैं आपसे एक चीज कहूंगा, सर क्या, कि अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा ईच टर्म से तो सम डॉट डॉट डॉट। ईच टर्म मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स अभी भी n है। अब वो कॉन्सेप्ट लगाओ जो हमने अभी पढ़ाया था। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या अगर मैं हर नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा एवरेज जो है वो भी 2 से कम होके a-2 हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। अगर मैं जितने भी टर्म्स है उन सब टर्म में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा एवरेज भी 2 डिक्रीज करके a-2 बन जाएगा, और मेरा जो आपके पास नया सम है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय न्यू सम इज गिवन, क्या कि मेरा सम जो है वो 108 हो जाएगा, वो 108 हो जाएगा। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन, सर क्या, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, लैंग्वेज पढ़ो बच्चा, अभी 2 घटाने के बाद और 5 घटाने की बात करेगा, जबकि और की बात उसने नहीं कहा। अगर उसने कहा इफ फर्दर 5 इज सब्ट्रैक्टेड तो मैं सोचता कि 2 घटाने के बाद और 5 घटाने की बात चल रही है। उसने सीधा सीधा बोला कि अगर मैं 2 घटाता तो ये होता, अगर मैं 5 घटाता तो ये होता। अगर नंबर ऑफ टर्म्स में सेम रखता और मैं अगर 5 सब्ट्रैक्ट करता हर टर्म में, तो मेरा जो एवरेज a का चल रहा है क्या वही एवरेज मेरा a-5 का होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल number of terms when multiplied with average it will is the sum, then the sum of the number so obtained is 27। तो जो मेरा सम है वो 27 है। आपके पास अगर ये 2 लाइन आ गया है, स्टक हो गया, रुक जाओ थोड़ा। हो गया। मुझे एक बार यहां से यहां तक जो मैंने लिखा है वो क्लियर है कि नहीं बता दो, क्लियर है कि नहीं। यहां से यहां मैंने जो लिखा है एक बार बता दो क्लियर है कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्लियर? चले क्लियर? अब अगर यहां तक आपके पास क्लियर है तो भाई वो आपसे कुछ भी पूछे, सूर्य प्रकाश जी उसको एक बार रिकॉर्डेड आप देखिएगा, कुछ नहीं था उसने नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं दिया था, हमने एन लिया था, हमने एवरेज ए लिया था। हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कभी चेंज नहीं हो रहा है, जब वो हर टर्म से 2 माइनस कर रहा है तो मेरा एवरेज भी जितना था वो 2 से कम हो गया, तो हमारा सम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज, हमें दिया गया है 108। जब मैं हर टर्म से 5 निकालूंगा तो मेरा एवरेज 5 से कम हो जाएगा a माइनस 5, एन टर्म्स का एवरेज इतना है तो सम 27। अब वो हमें कुछ भी पूछे, वो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछे या वो हमें एवरेज, इन्हीं दोनों में से तो कुछ पूछेगा, वो या तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा या तो हमें एवरेज पूछेगा। हम अगर उसके बात मानने चल जाए तो पागल हो जाएंगे। हम अपने हिसाब से इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका अगर आपसे पूछे तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। व्हाट इज, मैं इनके बारे में बिल्कुल कंसर्न नहीं रखता, एक आ जाएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो सकता है। बट इन ऑर्डर टू डिवाइड, फिर से स्टक हो गया भाई, ये क्या हो रहा है? मैं अपने मोबाइल से देख रहा हूं, तुम लोग मुझे कुछ भी बोल दोगे तो मैं एक बार देख लेता हूं। सही है सर, मैं देख लेता हूं। एक्चुअली मैं तुम्हारे बातों पे इसलिए यकीन कर रहा हूं क्योंकि मैं आजकल मोबाइल नहीं चला रहा हूं, मैं सीधा सीधा वहां देख रहा हूं, इसीलिए आप कभी भी कुछ भी बोल दे रहे हो। मैं एक बार मोबाइल चला दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, मैं वहीं पे ही डायरेक्ट स्ट्रीम में ही चैट्स पढ़ लेता हूं, इसीलिए मैं क्या छोटा स्क्रीन में देखेगा, बड़ा स्क्रीन में देखते हैं। पूरा परफेक्ट चल रहा है, जब तक 5-10 सेकंड तक ना अटकू ना, मुझे मत अटकाना, समझ गए? जब तक मैं 10 सेकंड तक ना अटकू, समझ गए? क्लियर है? जब तक मैं पूरा ऐसे 10 सेकंड तक पूरा ना अटक जाऊंगा तब तक कुछ मत बोलना, ठीक है? चले, एक आध 0 सेकंड 1 सेकंड एक, वो तो टेक्निकल ग्लिचेस हर जगह यूट्यूब पे चलता है, सब हर जगह चलता है, वो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? स्टार्ट करें। तो बेटा बताओ, ऐसे टाइप के दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऐसे टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जल्दी से बताओ। डिवाइड देम, बस खत्म, आप खुद ही आंसर दे रहे हो, डिवाइड देम। सर क्यों? अगर मैं एलएचएस और आरएचएस को डिवाइड करके इक्वेट कर दूंगा तो सीधा सीधा एन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब 27 इसको काट लेगा 4 बार, 4a माइनस 20, 4a में से a जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 3a, और यहां पे आपके पास माइनस 20, और यहां पे आपके पास कितना हो जाएगा, इधर मैंने क्या किया, 4a, ये हो जाएगा माइनस 20, 3a 20, 18 है क्या? तो a का वैल्यू आपको 6 मिल जाएगा एक लाइन में। एक लाइन में अगर हमें a6 मिल गया, उसने हमें n पूछा था, ठीक है दे दो। सर कैसे? अगर मैं इस 6 को इधर रखूं तो 6 माइनस 2 कितना होता है, 4, n इंटू 4 अगर 108 है तो 4 इसको काटेगा कितने बार, 27, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 27। ओहो, वो एवरेज ही पूछा था, मैंने इधर देख लिया, वो एवरेज ही पूछा है। एवरेज कितना है, 6, वो वही पूछा है। हमारा नसीब अच्छा है, मैंने देखने में थोड़ी गलती की थी, मुझे लगा लास्ट में फाइंड द वैल्यू, ऐसा मुझे लगा, बट एन नहीं, उसने एवरेज ही पूछा, तो एवरेज कितना है, 6 है। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, ये भी मेथड कुछ बेकार नहीं है, बट हम तो प्रो है ना, हम जो अभी इंपैक्ट ऑफ इक्वल थिंग इन इक्वल टर्म्स में अगर थोड़ा हल्का सा डेविएशन मिक्स कर दें खुद, तो चीजें बहुत आसान हो जाएगा। मेरा बस आपसे एक सवाल है, मैंने कहा क्या, मेरा बस आपसे एक सवाल है, वो ये है कि जब मैं पहले 2 कम कर रहा हूं तो मेरा एवरेज 2 से कम कर हो गया होगा, आई डोंट केयर। जब मैं आपके टोटल में से 5 कम कर रहा हूं तो मेरा एवरेज 5 से कम हो गया होगा, आई डोंट केयर। क्या यहां से यहां अगर मैं आपसे देखूं तो इस केस को इस केस के साथ कंपेयर करूं तो यहां से यहां मेरा हर टर्म 3 कम हो गया होगा। जब मेरा हर टर्म 3 कम हो रहा है तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि मेरा सम कितने से कम हो रहा है? सर मेरा सम 108 से 27 आ गया।
108 से 27 आ गया, यानी कि 81 कम हो रहा है। जब मैं सब में से 3 निकालता हूं तो टोटल से 81 निकलता है। तो मैंने कितने नंबरों से 3 निकाला होगा कि टोटल 81 गया होगा? 27। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या ये चीज ईच एंड, मैंने क्या कहा सर, जब मैं 2 कम करता हूं तो सम 108, आई डोंट केयर अबाउट सम। जब मैं 5 कम करता हूं तो मेरा सम 27, आई डोंट केयर अबाउट सम। मुझे इतना पता है कि इस कंडीशन से जब मैं इस कंडीशन आ रहा हूं तो मैं हर नंबर को और 3 से घटा रहा हूं। जब मैं यहां से यहां और 3 घटा दिया तो मेरा सम 27, 108 से 27 यानी कि 81 से गिर गया। मैंने हर एक नंबर से 3 3 3 3 3 3 निकाला तो टोटल 81 निकल गया। तो कितने नंबरों से 3 3 3 3 निकालूं कि टोटल 81 निकल जाए? 81 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 27। वंस आप 27 तक पहुंच गए, उसके बाद हमें क्या चाहिए सर? उसके बाद हमें एवरेज चाहिए। सर कैसे? अब बस मुझे एक बात कहो सर, क्या जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई भी एक कंडीशन, इस कंडीशन को लो या इस कंडीशन को लो, मुझे मतलब नहीं है। अगर मैं 27 को लूं तो ज्यादा इजी होगा। वाई? 27 का सम अगर 27 नंबर का है तो इनका एवरेज कितना है? 1। ये एवरेज 1 कब हुआ होगा? जब हर टर्म से 5 माइनस किया होगा। हर टर्म से 5 हटाएंगे तो 1, तो जो आपका एवरेज ओरिजिनल होगा वो कितना होगा? 6। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर इसके थ्रू नहीं आना चाहते तो आप इसके थ्रू आ सकते हो। सर कैसे? 108 का सम 27 लोगों का, तो एवरेज कितना? 4। क्या ये ओरिजिनल एवरेज है? नहीं सर, जब मैंने हर नंबर से 2 कम किया तब का एवरेज है। मैंने कहा जब तूने हर नंबर से 2 कम किया तो एवरेज भी 2 कम हो गया होगा। हाँ सर, 2 कम होके अगर 4 है तो ओरिजिनल एवरेज कितना होगा? 6। इधर से भी आप आ सकते हो। क्लियर? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसमें भी कुछ ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर इन दोनों में कुछ टाइम का बहुत ज्यादा अंतर होता तो आप एक के ऊपर फोकस करते, बात अलग होता। दोनों ही अच्छे मेथड है। जितना तक आप यहां आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल मत जाओ। आपने जो चीज अच्छे से समझा, स्टिक टू दैट। प्रॉब्लम यही होता है जब हम हद से बाहर जाते हैं। नहीं, हम हद के अंदर रह के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, तो हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जहां मुझे लगेगा कि आपको हद से बाहर जाना है वहां जाओ, यहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना दिमाग लगा के उतना ही टाइम ऑलमोस्ट लगने वाला है। क्लियर? चले, ये तो हमने कर दिया था। अब आते हैं कुछ मिक्स्ड सवाल पे। -3 कहां से आए सर? टेंशन ना लो, पहला वाला क्लियर है, उसी में जाओ यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। द एवरेज इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 12,000 per month, and the average income of B, C and D is 15,000 per month. If the average salary of D be twice that of A, and then the average salary per month of B and C is कितना? ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्या आपको ऐसे टाइप के जब एवरेज के ऊपर रैंडम लैंग्वेज बेस्ड, रैंडम लैंग्वेज, आप जब इन क्लास के प्रॉपर रिवीजन दोगे, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया था कि नहीं? डे 1 के लैंग्वेज एक अलग कैटेगरी के थे, कितने लोग थे, इतने आए वगैरह वगैरह। उसमें सारे क्वेश्चंस अगर आप थोड़े एक एक करके टैली करोगे तो उनके लैंग्वेज एक पर्टिकुलर जोन की ओर लीड कर रहे थे, जहां से डेविएशन हम डायरेक्ट जा सकते थे। डे 2 के जो लैंग्वेजेस थे वो क्लियर थे कि इस ग्रुप का एवरेज इतना, इसमें से ये आया, तो दोनों का एवरेज दिया है, ओवरऑल एवरेज दिया है, तो एलिगेशन के लैंग्वेज का वो चीज, मतलब एवरेज के इंप्लीमेंटेशन का वो लैंग्वेज था। बट जब आपके पास कोई ऐसा कोई भी रैंडम लैंग्वेज आ जाए तो बस एक चीज ध्यान रखना, कोई मेथड नहीं, सबसे ऊपर वाला मेथड है बेसिक मेथड। उससे ऊपर कोई मेथड आज तक इजाद ही नहीं हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, एक चीज जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स है, हाँ सर, एवरेज है, हाँ सर, मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दो? सम। सर एवरेज एबीसी का 12,000 है, तो क्या मेरा स्टेप 1 यही है कि ए बी सी का जो सम होगा वो 12,000 इंटू 3 लोगों का है, तो 12,000 इंटू 3 36,000 का है। हाँ सर। उसने कहा द एवरेज इनकम बी सी डी का 15,000, कोई शक नहीं सर। बी सी डी का जो सम होगा वो कितना होगा सर? 15,000 3 लोगों का, तो 15 इंटू 3 45,000। मैंने कहा सर, उसने कहा इफ द मंथ एवरेज सैलरी ऑफ डी बी ट्वाइस ऑफ ए। सर वो सब जाने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि क्लियरली मुझे एक चीज दिख रहा है। सर क्या? इधर भी बीसी है, इधर भी बीसी है।
अगर मैं नीचे से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर दूं तो बी से बी और सी से सी खत्म हो जाएगा और डी माइनस ए हमारे पास 9000 बच जाएगा। अब उसने कहा कि डी विद ट्वाइस ऑफ ए, डी विद ट्वाइस ऑफ ए मतलब ए अगर हमारे पास एक पार्ट का तो डी हमारे पास दो पार्ट का, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक पार्ट का, एक पार्ट 9000। तो अगर मैं आपसे डी पूछता दो पार्ट तो आप बोलते कि सर 18000, और अगर ए पूछता तो आप बोलते 9000। उसने आपसे कहा देन द एवरेज सैलरी पर मंथ ऑफ, अगर आपको एवरेज सैलरी पर मंथ आपके चाहिए किसके, मतलब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको दोनों के वैल्यूज नहीं किसी एक के वैल्यू से काम बन जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पार्ट का ए भी निकालता ना तो भी काम बन जाता। कैसे सर, इस एबीसी के सन 36,000 में ए का खुद का 9000 है। अगर मैं खाली बी और सी का पूछूं तो 36,000 में से 9 जाएगा तो 27,000। अगर बी सी का सम 27,000 है दो लोगों का, तो इनका एवरेज कितना है, बाई 2 कर देंगे तो 13,500। कहां है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, जल्दी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, खत्म करें 13,500। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन के पास आएंगे, पढ़ो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को। एवरेज वेट ऑफ Rahul and Manish and average weight of Manish and Sailesh are in the ratio 20:17. Rahul is 8 kg heavier than Manish and Manish is 4 kg heavier than Shailesh. What is the average weight of Shailesh and Rahul? अगर हम देखें तो आपके पास एवरेज वेट किसका किसका है, एक बार आप लोग ट्राई करोगे या मैं ही कर दूं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं। एक क्वेश्चन मुझे करने दो, फिर इसके बाद से आप लोग करोगे। ड्रॉप योर पेन्स। जो वो कहा है हम बस लिखेंगे। एवरेज राहुल मनीष का और एवरेज मनीष और शैलेश का आपके पास 17 का रेशियो है। मैं आपसे एक चीज, बफरिंग तो हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी अभी थोड़ा दिखा। क्या प्रॉब्लम हुआ, एक बार रिफ्रेश कर दूं क्या, मुझे लग रहा है एक बार रिफ्रेश कर देने से सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार इस बार तो मैंने रिफ्रेश किया, एक बार आप ही क्वेश्चन को पढ़ो, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि सब कुछ सही है कि नहीं। अब सही है। अच्छा, मुझे एक बार पहले से ही रिफ्रेश कर देना चाहिए था। हाँ सही तो चल रहा है। पढ़ लो क्वेश्चन को इसी खुशी में एक बार। ना ओके, चल तो रहा है, मुझे पहले से ही रिफ्रेश कर देना चाहिए था। स्टार्ट करें। 38 रोनित भाई आंसर कर रहे हैं, विकास जी भी 38 आंसर कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग जो मतलब एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे हैं, जो कंफर्ट जोन से थोड़ा हल्का सा बाहर निकल जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन भी हो जाएगा जबरदस्त तरीके से, उन्होंने आंसर दे रखा है। जो कंप्लेन करते हो रहा है प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है, हर दिन तो नहीं हो रहा है, एक आध दिन हो जा रहा है, अभी और तो पूरा बंद ही हो गया। उसी के पीछे माइंड मत ये करो, सबके साथ वो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को लेके चलो, ठीक है, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो। इस सवाल में मैं एक एडिशनल पॉइंट आपको कहना चाहता हूं। अगर आपके नंबर ऑफ पर्सन सेम होंगे तो उनके एवरेज का रेशियो जो होगा उनके सम का रेशियो वही होगा। क्या ये पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर नंबर ऑफ पर्सन आपके सेम होंगे तो उनके एवरेज का रेशियो और सम का रेशियो सेम है। सर मुझे एक बार इसका प्रूफ चाहिए। मैंने कहा प्रूफ चाहिए, हाँ सर प्रूफ चाहिए। मैंने कहा मान के चलो मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन है 3, तो उनका एवरेज का रेशियो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 केस है, ए बी सी है और पी क्यू आर है, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? सर ए बी सी डिवाइडेड बाई 3, पी क्यू आर डिवाइडेड बाई 3, इनका एवरेज ये है। जब नंबर ऑफ पर्सन सेम होते हैं तो क्या ये जो 3 है ये इस 3 से कट जाएगा?
और आपके पास जो रेशियो है वो a प्लस बी प्लस सी यानी कि उनके सम का ही रह जाएगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? सर पूरा क्लियर 100% नहीं है सर, 100% क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लियर करो। मैंने कहा यहां देखो, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमारा एवरेज का क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है सर? नंबर ऑफ पर्सन इनटू एवरेज। मैंने कहा मजाक नहीं, वो क्या है सर? वो सम है। तो मतलब आपको सम में दिलचस्पी रखना है। अगर आपको सम में दिलचस्पी रखना है, बट वो अगर आपको एवरेज राहुल मनीष का दे रहा है और एवरेज मनीष शैलेश का दे रहा है, यहां पे भी 2%, यहां पे भी 2%, तो उनके एवरेज का रेशियो जो है उनके सम का रेशियो वही है। यानी कि राहुल और मनीष का सम, मनीष और शैलेश का सम जो है वो ही आपस में 2017 का रेशियो रख रहा है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्योंकि हमें एवरेज से ज्यादा इंटरेस्ट सम में है, ये तो मैंने आपको डे 1 से पढ़ा रखा है। तो अगर वो यहां पे भी 2% और यहां पे भी 2% कह के उनके एवरेज का रेशियो दे रहा है, तो मैं आंख बंद करके उनके सम का रेशियो ले लो। अगर आप आंख बंद करके डायरेक्ट ये चीज नहीं ले रहे हो ना, तो आपको बस एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ेगा, इनको काटना पड़ेगा, ठीक है? तो वो भी आप कर सकते हो, बट थोड़ा मैच्योर बनिए। Rahul is 8 kg heavier than Manish. Rahul is 8 kg heavier than Manish. R minus M आपके पास 8 है. And Manish is 4 kg heavier than Shailesh. Manish is आपके 4 kg heavier than आपके पास Shailesh. What is the average weight of Shailesh and Rahul? देखो इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन सर, बट पर्सन इज डिफरेंट। भाई अगर पर्सन सेम होते तो क्या ये क्वेश्चन कभी एग्जिस्ट होता? पर्सन सेम होते तो रेशियो तो सेम ही होता, 1:1। इसको देख के क्या फायदा मिलेगा बेटा? तो अगर पर्सन सेम हो जाएंगे, अगर पहले में भी ए बी है और दूसरे में भी ए बी ही है, तो उनका तो रेशियो 1:1 ये तो बराबर ही होगा ना, हम सबको पता है। इतना क्यों सोच रहे हो सर? आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग, 2 लोग 2 लोग, 3 लोग 3 लोग, 4 लोग 4 लोग, 5 लोग 5 लोग, x लोग x लोग, प्लीज प्लीज, ठीक है, प्लीज। तो सर r माइनस m 8, m माइनस s आपके पास 4। मैंने कहा हाँ। अब मेरा आपसे एक सवाल है सर, क्या इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको दे देता हूं। आप देख रहे हो मैक्सिमम इस क्वेश्चन में कौन सा टर्म इस्तेमाल किया गया? मैक्सिमम सर m। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए m का हेल्प लूंगा। मैं सबको m के फॉर्म में लिख दूंगा। सर सबको m मतलब? मैंने कहा m खुद m है। क्या मैं r को m इधर आ जाएगा तो m प्लस 8 लिख सकता हूं? और क्या मैं s को, s इधर आएगा 4 इधर आ जाएगा, m माइनस 4 लिख सकता हूं? मैंने कहा सर एडवांटेज, मैंने कहा एडवांटेज जब मैंने r को m प्लस 8 लिखा तो m प्लस 8 प्लस m 2m प्लस 8, और m प्लस s कितना सर? m है, s आपका m माइनस 4, यानी कि m प्लस m 2m माइनस 4। आपको मैंने रेशियो वाला अप्रोच सिखाया है ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने का। सर कैसे? यहां भी 2m यहां भी 2m, तो 20 से 17 जो 3 पार्ट का फर्क आ रहा है वो 8 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 12 के वजह से आ रहा है, तो 1 पार्ट 4। नहीं तो आप इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके खुद करना, मुझे उसमें मत घसीटो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 पार्ट 4, तो अगर मैं 20 पार्ट निकाल देता तो कितना होता? 80। अगर 2m प्लस 8 हमारे पास 80 है, तो 80 माइनस 8 72, m का वैल्यू आपके पास 36। वंस m आ जाएगा तो सब आ जाएंगे। उसने हमें पूछा क्या सर? एवरेज शैलेश और राहुल का। सर शैलेश का अगर मैं आपसे कहूं तो m माइनस 4 यानी कि 32, राहुल अगर मैं पूछूं तो 36 प्लस 8 44। इनका एवरेज कितना है? अब एक लास्ट टेक्निक में पढ़ा रहा हूं, लास्ट नहीं, अभी ऐसे क्वेश्चंस में और भी चीजें आते रहेंगे। इनको एवरेज निकालने का एक तरीका जो सबने अप्लाई किया होगा वो ये है, 44 प्लस 32 76/2 यानी कि 38, यही क्या है? बट अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता कि जरा बताना 1,88,904 और 1,89,000
1,89,000, इनका एवरेज बताओ तो आपको कितना टाइम लगेगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 188,902 188 कहां 88,902 क्या बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हो? 18952 मैं स्टार्ट करूं? एवरेज निकालने का एक और तरीका है। एवरेज निकालने का एक और तरीका है, जब आपके पास क्लोज नंबर्स हैं जिनका एवरेज निकालना है। कल हमने ये चीज पढ़ रखा है कि एवरेज हमेशा दो नंबर्स के एग्जैक्टली मिडिल में होगा, कल हमने पढ़ रखा है। तो अगर हमारे पास 82 और 88 का एवरेज किसी ने पूछा, हमें अगर किसी ने 82 और 88 का एवरेज पूछा, तो जरूरी नहीं है कि 170/285 ही करो। तो सर क्या कर सकते हैं? आपके इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का है सर? 6। उस 6 को आधा कर दो, 3 और 3, छोटे नंबर में जोड़ दो या बड़े नंबर से घटा दो, आप मिडिल नंबर पे पहुंच जाओगे, यानी कि 85। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसको क्लियर है? उसी प्रकार से यहां पे भी आपको ये चीज 38 तक पहुंचने के लिए इनके बीच का गैप कितना है? 12। 12 का आधा करूंगा 6, बड़े से 6 घटाओ या छोटे में 6 बढ़ाओ, आपको मिलेगा 38 है। ये मैंने टेक्निक कहा। और ये चीज कभी कभार डीआई में जब बड़े बड़े वैल्यूज आते हैं तो यहां आपको कैसे हेल्प करेंगे? टेक्निकली देखा जाए तो 1,88,000 तक तो है, 904 से यहां पे अगर मैं 1,89,000 तक जाऊं तो ये इससे कितना अधिक है सर? 96 अधिक है। 96 को अगर मैं आधा कर दूं तो 48 इसमें बढ़ाओ या 48 इसमें से माइनस करो, माइनस करने में सबकी मौत आ जाती है। तो ऐड ही कर दो, सबसे बेस्ट है। 48 4 आपके पास लास्ट दो डिजिट 52, बाकी का तो 1,889, यही आपका एवरेज है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि हम ऐसे टेक्निक्स भी लगा, क्वेश्चंस धीरे धीरे जब और मिसलेनियस आएंगे तो ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है? वो चीजें अलग अलग से पढ़ने जाओगे तो एवरेज 10 दिन लग जाएगा। अब चीजें क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग आएंगे। अगर हम जाएं तो हमारे पास अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर आउट ऑफ 7 नंबर is 13 more than average of 7 number, and 5th, 6th and 7th number are 7, 3, 21 less than the average of 7 numbers respectively. If 4th number is 92, then find the average of the initial 3 numbers. यहां पे एक सबसे बेकार चीज है, मैंने कहा क्या? यहां पे एक सबसे बेकार चीज है जो बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि सर आपके पास टोटल 7 नंबर्स हैं, तो बच्चा बेचारा 1 2 3 4 5 6 7 लेता है। बच्चा क्वेश्चन को मतलब पढ़ पढ़ के जब 4th नंबर को 92 देखता है तो उसको ये 4th नंबर 92 है। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो ये जो सातों टर्म्स है इसका एवरेज कितना होगा? जल्दी से बताओ। अगर यही आपके पास 92 है तो इन 7 टर्म्स का एवरेज कितना होगा? जल्दी से बताओ। इन 7 नंबर्स का आपके पास एवरेज कितना होगा? जल्दी से। 92। अब आपको समझ में आ रहा है कि आप एग्जाम में फेल क्यों होते हो और फेल होने के बाद टीचर को ही क्यों ब्लेम कर देते हो? सर हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि 92 नहीं है, हम नहीं जानते, बट आपको इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि आप ही ने तो पढ़ा था कि बीच में। मैंने बीच में कभी नहीं बोला था। सर दिखाओ आपको कल का वीडियो। मैंने कहा दिखा मुझे। वहां मैंने कहा था कि अगर एक सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जहां हर दो आने वाले कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, वहां एवरेज बीच में रहता है। यहां कहीं पे हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है उसने कहा? उसने तो खुद 5th, 6th, 7th टर्म को 7, 3 और 21 कम बोल दिया, तो मतलब वो भी अलग हो गए। तो मतलब आप गलती करते हो और मुझ पे ब्लेम डालते हो। प्लीज ये कभी मत कीजिए, बहुत बुरा लगता है। पास्ट में इस चीज का मैं बहुत शिकार हुआ हूं, गलती कोई और करे और ब्लेम में। तो प्लीज, तो सर करें क्या?
सर स्टार्ट तो मुझे इन सातों नंबर के एवरेज से ही आना है। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि सर पहले 3 नंबर का जो एवरेज है वो 13 अधिक है आपके एवरेज ऑफ 7 नंबर्स, तो मुझे इन 7 नंबर्स का एवरेज तो चाहिए। मैंने कहा अगर चाहिए, इतना डेस्परेट है तो अज्यूम कर ले, अगर चाहिए इतना डेस्परेट है तो अज्यूम कर ले कि इन 7 नंबरों का एवरेज x है। आपके एवरेज पहले 3 नंबर का 13 अधिक है, तो पहले 3 नंबर का जो आपके पास एवरेज है वो 13 अधिक है पूरे 7 नंबर के एवरेज से, यानी कि x प्लस 13 है। उसने आपसे कहा कि जो आपका 5th, 6th और 7th नंबर है वो 7, 3 और 21 कम है इसी x से। तो ये है 5th टर्म, ये है 6th टर्म, ये है 7th टर्म। अगर ये 7 कम है तो x माइनस 7, ये 3 कम है तो x माइनस 3, और ये 21 कम है तो ये x माइनस 21 है, और ये आपका 4th टर्म। क्लियर? उसने आपसे कहा कि 4th नंबर इज 92, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द इनिशियल 3 नंबर। तो मुझे एवरेज इनिशियल 3 नंबर मतलब यही वाला चाहिए। सर ये वाला तो हमें तब मिलेगा जब हमें x मिलेगा। मैंने कहा तो लाना। सर कैसे? टेक्निकली क्या इन सब का जो सम है वो 7x होना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर का एवरेज अगर हमने x लिया है तो सम 7x होना चाहिए। मैंने कहा और सर आपको पता है इन सब का सम कितना है? मैंने कहा कितना? पहले तीनों टर्म का सम x प्लस 13 नहीं है। कितना है? 3x प्लस 39। सर ये क्या है? अबे 3 नंबर का एवरेज इतना तो सम इंटू 3 करोगे ना। 4th नंबर ठहरा 92, और 5th, 6th, 7th नंबर का सम x x x यानी कि आपके पास 3x, 10 और 21 माइनस का 31। बस आपको यही लाइन सॉल्व करना था और काम खत्म। सर सॉल्व करूं? मैंने कहा सर 3x 3x 6x जब 7x से जाएगा तो ये आपके पास x हो जाएगा। सर 39 में से 31 जाएगा तो 8, 92 प्लस 8 आपके पास 100 हो जाएगा। अगर x 100 है तो हमें जो एवरेज चाहिए वो 100 प्लस 13 यानी कि 113 है। 113 कहां है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। क्या ये क्लास में बैठा हर एक इंसान इस पूरे क्वेश्चन को समझ चुका है? हर क्वेश्चन को रखने के पीछे का स्टोरी समझ रहे हो? कैसे आपको 4th नंबर देके आपको मैं जहां लाना चाहता था आप मेरे ही ट्रैप में वहीं आके फंसे। इन ट्रैप्स में, इन फाउंडेशन क्लासेस में फंसोगे, प्रैक्टिस क्लासेस में फंसोगे, तब जाके रियल एग्जामिनेशन में खिल के उभर के निखर के आ जाओगे बाहर। क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे बढ़े, एक और सवाल देखते हैं। सर क्या? द एवरेज रन्स ऑफ x प्लेयर्स इन द क्रिकेट इज x प्लस 12. If 3 players added in the cricket, then average runs is increased by 8 runs. The average runs of 3 players is 64 runs. Find the value of x. देखो इसका बस मुझे एक बात बोलो, हम थोड़ा एक दूसरे को हेल्प करते चलेंगे। इस लैंग्वेज को पढ़ के ऐसा थोड़ा लग रहा है कि x प्लेयर्स है, x प्लस 12 का उनका एवरेज चल रहा है। 3 प्लेयर जब मैं इनमें ऐड कर दूंगा तो एवरेज इतने से बढ़ जाएगा। एवरेज आपके जो 3 प्लेयर्स हैं वो भी हमें दे दिया गया है। थोड़ा मन कहां जा रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, मन कहां जा रहा है? आप बताओ थोड़ा, मन कहां जा रहा है? होगा नहीं होगा वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। एलिगेशन लैंग्वेज ही इतना बढ़िया है, ब्यूटीफुल है कि इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना, कि मन थोड़ा करेगा एलिगेशन जाने के लिए। हालांकि ये हमारा फाउंडेशन लर्निंग क्लास है, इसीलिए पढ़ाने का तरीका ये है। बट अगर आपके सामने ये क्वेश्चन कभी आता, अगर भी आपके मन में कभी एलिगेशन चलता, तो आप इसको पहले एक बार बेसिक से ट्राई करते, फिर एलिगेशन के पास जाते। पहले क्वेश्चन सॉल्व। प्रॉब्लम क्या होता है? क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसीलिए कॉन्फिडेंस गिरता है। तो पहले अगर आप एक बार बेसिक से बना के क्वेश्चन बना लोगे, एलिगेशन से नहीं बनेगा तो भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा। लेकिन बच्चा नहीं, वो अपने कॉन्फिडेंस को चरम पे लेके जाने की कोशिश में पूरा चरण पे आ जाता है। सॉरी। The average runs of x players in the cricket is x plus 12. तो ये x plus 12 का एवरेज आपके x प्लेयर्स पे है। मैंने कहा तो उसने कहा if 3 players added to the cricket, तो अगर मैं इसमें 3 प्लेयर्स ऐड करूंगा तो एवरेज 8 से इंक्रीज करेगा। एवरेज 8 से इंक्रीज करेगा मतलब x plus 12 से 8 बढ़ के कितना हो जाएगा? सर x plus 20। और जो एवरेज है 3 प्लेयर्स का वो है 64। तो इन 3 प्लेयर का ये है आपके पास 64। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सब बढ़िया था, मुझे बस बताओ, मेरे पास 5 टर्म है, सच बताना, जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के, x प्लस 12, 64, x प्लस 20, x और 3, इन पांचों में से
किसने मुझे एलिगेशन जाने से डायरेक्टली रोक दिया, मतलब डायरेक्ट एलिगेशन लगाने से किसने रोका है? x+12 ने या 64 ने, x+20 ने, 3 ने या x ने? कौन है जिसने मुझे एलिगेशन लगाने से डायरेक्ट रोका है? हैट्स ऑफ, कीप इट अप गजब, दीपांशु भाई, रोशनी जी। अब समझ लो पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको भी समझ में आ गया है कि ये और ये कल्प्रिट नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस तो मैं निकाल दे रहा हूं। एग्री करोगे? दीज आर नॉट कल्प्रिट्स बिकॉज इनके बीच का तो डिफरेंस में निकाल दे रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि 3 पार्ट इतना, तो अगर यहां पे रेशियो में होता तो ये कितने पार्ट कितना है मैं आराम से बता देता। बट अब हमारे बात है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। इस क्लास में कोई है जो मुझे ये कह सकता है कि अगर 3 बराबर 8 है तो x बराबर कितना होगा? बस इतना कमेंट कर दो ताकि आपको भी पता चले कि इसके आगे जाना था रे, मैं यहीं रुक गया, मैं एलिगेशन हूं रे, मैं कहीं भी लग जाऊंगा रे। मैं बस आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर 3 बराबर 8 है तो x बराबर कितना है? 8/3 है, 8/3 है, तो x कहां गया? 3 बराबर 8, 1 बराबर 8/3। तुम जो 8/3 कह रहे हो ना वो 1 बराबर है, x बराबर 8x/3 है। हाँ या ना पहले क्लियर बोलो फिर आगे चलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर क्या क्या x+12 से x+20 मोर है, मतलब ये लेस वाला वैल्यू है? हाँ सर। ये लेस है तो क्या ये मोर वाला वैल्यू होगा? हाँ सर। मोर मतलब इससे जब मैं इसको माइनस करके यहां लिखता तो यही आता? हाँ सर। तो एक बार लिख दो ना, अगर मैं 64 से x+20 माइनस करता तो 64 से 20 जाता तो मेरे पास बचता 44 और x जाता तो -x इज इक्वल टू इतना, -x इधर आके ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 3 + 8 11x/3 आपके पास 44, ये इसको काटेगा 4 और x का वैल्यू 12। कौन कह रहा है कि एलिगेशन नहीं लगेगा? मैं एक बार जानना चाहता हूं कौन कह रहा है। अबे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? x इधर आएगा, ये आपके पास हो जाएगा, अच्छा 3 11x/3, 11x/3, ये बड़ा ही है, करेंगे सब कुछ सही है ना? तो ये x12 भी आना चाहिए। अब ठीक है, डाउट कर रहे हो भाई पे, डाउट कर रहे हो, अभी करके देता सर कैसे। आ जाओ बेसिक्स पे। सर x लोगों का x+12, तो क्या यही सम है? हाँ सर यही सम है। अगर मैं 3 लोगों का एवरेज 64 जोड़ रहा हूं तो मतलब मैं सम कितना जोड़ रहा हूं? 192। ये नया सम कितने लोगों का है? सर पहले x लोग थे, अब 3 लोग आ गए यानी कि x+3। नए सम को नए लोगों में बांटा तो नया एवरेज कितना? सर नया एवरेज आपके 8 रन से बढ़ जाएगा यानी कि x+12 से 8 अधिक यानी कि x+20। सर जब मैं इसको सॉल्व करने के लिए गया तो x² + 12x + 192 इज इक्वल टू यहां x² + 23x प्लस आपके पास हो गया 60। सर x² कटा, 23 में से 12 गया 11 और 60 यहां पे गया तो आपके पास 132, x का वैल्यू 12। क्या यही है? क्या यही है? जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ। ये भी कितना फास्ट मैंने सॉल्व किया। आपको बस फास्ट होना है, मेथड आपको फास्ट तो थोड़ा करते हैं, आप खुद कितने जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हो, कितने जल्दी इक्वेशन सॉल्विंग आपका स्किल है, उससे आप इन चीजों को ये कर सकते हो। ये वाला थोड़ा बहुत क्लियर हो कि जबरदस्ती मैंने इस पे, जबरदस्ती जिद करके मैंने इस पे एलिगेशन लगाया। मैंने आपसे क्या कहा था? राजमौली, वीएफएक्स मैं तो लगा दूंगा क्योंकि मुझे आता है, बट आप इस पे ज्यादा फोकस करो मेरे भाई। आपको ये चीजें पेपर में नहीं दिखेगा, मैं लिख के दे रहा हूं। पेपर में कब दिखेगा? जब मेरी तरह 9 साल पढ़ोगे तब दिखेगा। 9 साल पढ़ना चाहते हो? नहीं तो बेसिक से कर, हर जगह जिद पे ले आते हो। इन योगा क्लास ये क्वेश्चन भाई मुझे आपसे एक्सपेक्ट है, ये क्वेश्चन तो आप मुझे करो। सर एक डाउट है, एलिगेशन लगा के फर्स्ट केस में रेशियो किसका आएगा? यहां पे नंबर ऑफ पर्सन का आएगा। वो जो x और 3 है वो नंबर ऑफ पर्सन ही तो है। एक्सप्लेन अगेन, थोड़ा रिकॉर्डेड देखिएगा। हम अगर हर चीज को थोड़ा, मुझे जहां लगेगा जरूरत पड़ेगा तो मैं वहां करूंगा, बट हर जगह अगर हम करेंगे तो हमारा ज्यादा सिलेबस कवर अप नहीं हो पा रहा है। इस चीज को आप समझिए थोड़ा।
In a yoga class, there were 36 members. 6 members left the class. 12 new members joined. If the average age decreased by 4 years, ये भाई मुझे आपसे चाहिए. सर मेरा डीकेएमएस में कैंसर पेशेंट के साथ ब्लड मैच हुआ है, ब्लड डोनेशन के लिए मुंबई बुला रहे हैं, ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड. अरे शिवान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, दिल से रेस्पेक्ट, भगवान आपको दुआ जरूर देगा, ठीक है, और मेरे बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है. स्टार्ट करें. ये क्वेश्चन तो आपसे करना ही था. सर क्या है? एक योगा क्लास है जहां 36 मेंबर्स है, 6 मेंबर छोड़ के चले गए. भाई मुझे एक बात बता, 6 गए 12 आए, अब आपके दिमाग में कभी एलिगेशन आ रहा है? अभी भी तुम अगर एलिगेशन, भाई स्ट्रेट क्वेश्चंस में आप एलिगेशन के बारे में सोचो, स्ट्रेट क्वेश्चंस कि ये ग्रुप था उसमें ग्रुप आ गया, जैसे कि पिछले आपके पास x लोग थे उसमें ये 3 लोग मुंह उठा के चले आए, तो एवरेज में ये चेंज है. एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में मिला, नया चेंज. यहां एक ग्रुप है, 6 गए 12 आए. कॉम्प्लेक्स चीजों में आप तो सिंपल जगह एलिगेशन नहीं लगा पा रहे हो, ऐसे जाने आने में तो सोचना भी मत. तो करें कैसे? बेसिक्स. बेसिक्स इज वेरी सिंपल. बेसिक्स बहुत छोटा है. क्या है? सर योगा क्लास में 36 मेंबर है, 6 मेंबर गए और 12 मेंबर आए. अगर जो एवरेज है वो डिक्रीज हो गया 4 साल से, टोटल एज डिक्रीज डॉट 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 डॉट. सर पूरे सवाल में बस एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ टर्म्स को एवरेज से मल्टीप्लाई करने के बाद सम के पास जाने की मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन उसने कहा कि आपके पास 36 मेंबर है, लेकिन उनका एवरेज उसने नहीं दिया. मैंने कहा नहीं दिया तो तू ले. क्या मैं ये मान सकता हूं कि इनका एवरेज x है? सर मान लो. तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग सम था वो कितना था? 36x. ड्रॉप योर पेन्स. 6 मेंबर छोड़ के चले गए, 12 मेंबर आए. बस मुझे फाइनल नंबर ऑफ मेंबर्स बता सकते हो? सर अगर 6 गए और 12 आए तो 12 में से 6 जाने के बाद अभी भी 6 से बढ़ा है, मतलब मेंबर्स अभी आपके पास कितने हैं? 42. लाउड एंड क्लियर. इफ द एवरेज एज डिक्रीज बाई 4, अगर एवरेज 4 से डिक्रीज हो गया, मतलब x से कितना हो गया? x माइनस 4 हो गया, तो आपका जो टोटल है वो 6 से डिक्रीज हुआ. मैंने कहा टोटल है कितना? सर ये मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल 42x माइनस 168 है. 168 है. और टोटल अगर आपका डिक्रीज हुआ 6 साल से, तो यहां से यहां 6 साल कम हो गया, यानी कि इससे इसको माइनस करूंगा तो आपके पास कितना आना चाहिए? 6. इससे जब मैं इसको माइनस करने के लिए गया, 36 में से 42 गया माइनस 6x, माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस 168. यही अगर आपके पास 6 है, 6 इधर आएगा, ये 6 इधर आएगा, तो इसके बाद वाला स्टेप कितना हो जाएगा? सर 162 इज इक्वल टू 6x, तो x इज इक्वल टू 2, और यहां पे आपके पास कितना है? 7, यानी कि x 27 है. x 27 आंसर है क्या? व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास? आपका जो नया एवरेज है वो कितना है? x माइनस 4, 27 माइनस 4, 23. क्या ये क्लास में बैठा हर कुछ ऐसा अभी तक मैंने नया किया क्या? आप मुझे बताओ. अभी तक क्वेश्चन बदल रहे हैं, हर क्वेश्चन आप देखोगे उसके पिछले सवाल से अलग है. अभी तक मैंने कोई एक कैटेगरी का क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, बट हर एक में जो मेथड है वो आपका सेम वही रह रहा है. क्या? कि नंबर ऑफ पर्संस को एवरेज से मल्टीप्लाई करो, सम निकालो, उसके इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ो, इंस्ट्रक्शन को अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करो और क्वेश्चन का आंसर दे दो. पढ़े. ओहो, बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है. यहां पे बच्चा क्या होता है ना, इसके लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है. जिंदगी में मैं आपको आज एक गुरु मंत्र देना जा रहा हूं. जब भी क्वांट के -6 वाला पॉइंट, -6 वाला स्टेप बता देना सर एक बार. आपका जो टोटल एज है वो डिक्रीज कर जाता है. टोटल मतलब किसको वो कहता है? टोटल एज मतलब सम की तो बात कर रहा है, तो सम 6 से कम हो जा रहा है, मतलब यहां से ये 6 कम है, या फिर आप कह सकते हो कि इनके बीच का डिफरेंस 6 है. तो जब मैं 36x में से मैंने बस स्टेप कट किया है, 42x माइनस 168 माइनस किया तो 6 आना चाहिए. तो यहीं से बस आपको एक चीज देखना था, क्या? कि 36 में से 42 गया माइनस 6x, माइनस माइनस आपके पास प्लस 168 इज इक्वल टू 6, माइनस 6 इधर जाएगा प्लस 6x, ये 6 इधर आएगा माइनस 162, तो x का वैल्यू आपके पास कितना? 27. ये आपका ओरिजिनल एवरेज आ गया, बट आपको नया एवरेज चाहिए तो उससे 4 कम, यानी कि 23.
-6 वाला एक बार क्लियर बोल दो ना भाई, मैंने अपने तरफ से पूरा एफर्ट्स दिया हुआ है, जल्दी से बताओ। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? जल्दी से बताओ एक बार कि आपका टोटल एज डिक्रीज, टोटल मतलब सम आपका 6 से कम हो जा रहा है। समझ गया सर? चले चलो, मैं आपको आज ये जो लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है ना, उसका एक गुरु मंत्र देता हूं। सर क्या? हमेशा कोई भी सवाल समझने, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी क्वेश्चन को जब पढ़ता हूं एक प्रॉपर पॉज लेता हूं, क्योंकि मैं उस सवाल में प्रैक्टिकली खुद को वहां पे रखता हूं। मतलब जब आपके पास कोई प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन है, आप खुद शॉपकीपर बन जाओ। जब आपके पास टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है, तो आप खुद काम करने लग जाओ। जब टाइम स्पीड डिस्टेंस में कोई ट्रेन जा रहा है, तो आप खुद उस ट्रेन में चढ़ जाओ। समझ आ रहा है मेरी बात? जब आप खुद को वहां पे रख के फील करोगे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो उसका छिपा हुआ पार्ट है ना, वो भी आप लॉजिकली एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि इस सवाल को आप एक बार पढ़ो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं, एक बार बस पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ लिए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? There are 620 students in a hostel. If the number of students increased by 30, the expenses of the mess increased by rupees 50 per day, while the average expenditure per head reduced by 2. Find the original expenditure of the mess. कोई कुछ एक्सपेंस बढ़ रहा है, पर हेड एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, क्या हो रहा है सर? मैंने कहा मान के चलो देयर आर 620 स्टूडेंट्स एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस 620 स्टूडेंट्स। आप भी वहां हैं, मैं भी वहां हूं। अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे इंक्रीज हुए 30 स्टूडेंट्स हमारे बढ़ गए, तो 650 में, उसमें आपको इंटरेस्ट लेने के लिए नहीं बोल रहा, मान के चलो 30 लोग हमारे बढ़ गए। द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय ₹50 पर डे। अब मुझे एक बात बताओ कि इस मेस में जो 30 लोग ज्यादा आ गए, तो मेस का जो पर डे कॉस्टिंग था वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ऑब्वियस बात, वही आपका ₹50 से पर डे बढ़ा। while the average expenditure per head reduced by 2। लेकिन जो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है सर? हम पर हेड जितना वैल्यू हमारा आ रहा था, वो हमारा ₹2 से कम हो जा रहा है। अब इस पॉइंट को बच्चा जब नहीं समझता है, तो मैं उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। आप एक रूम देख रहे हो रेंट के लिए, रेंट कह रहा है 1 लाख। सर इतना? मैंने कहा मैं अपने औकात के हिसाब से बोला, अरे जस्ट किडिंग। दे पाओगे? नहीं ना, मतलब हाँ हो सकता है, बट अच्छा कब होता? जब आप अकेले ना रूम को शेयर करके अगर 10 लोग इस रूम को शेयर करते, तो पर हेड वैल्यू कितना होता सर? पर हेड वैल्यू आपके पास 10,000 का आता। एग्री करोगे? अगर 10 के जगह आप और आदमी बढ़ा दोगे, 20 आदमी कर दोगे, तो ये खर्चा 5,000 का आ जाएगा। अगर और 5 से बढ़ा दोगे, 25 कर दोगे, तो आपका ये खर्चा 4,000। मतलब समझ रहे हो कि आप अगर एक मतलब पर्टिकुलर खर्चे को नंबर ऑफ पर्सन जितना बढ़ाते जाओगे, तो ये पर हेड खर्चा उतना कम होता जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। आपका जो बेसिक है, वो बेसिक आपको क्या कहता है सर? हमारा बेसिक हमें एक चीज कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू उनका एवरेज मल्टीप्लाई करके उनका सम। मैंने कहा ठीक है। कितने मेंबर्स थे सर? स्टार्टिंग में उसने कहा 620 मेंबर्स थे। इनका पर हेड कॉस्टिंग एवरेज कितना है अभी तक आपको बताएगा? नहीं सर, उसने कहा कि अगर स्टूडेंट्स 30 से इंक्रीज कर जाए, तो यानी कि अगर 650 बन जाए, तो हमारा जो एक्सपेंस ऑफ द मेस है वो इंक्रीज होगा ₹50। इंक्रीज आपका जो मेस है, मेस का कॉस्ट है, एक्सपेंस ऑफ द मेस है, क्या वो सम ही है? हाँ या ना? कि जब मेरे 30 लोग आ गए, तो मेरा जो मेस का पूरा एक्सपेंस हो रहा था, वही ₹50 से बढ़ गया। लेकिन जो आपका एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड है, वो 2 से कम हो गया। मतलब अगर मेरा एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड एक्स का आ रहा था, तो वही अभी ₹2 कम होके x-2 का हो गया। तो पहले इस मेस का खर्चा कितने का आ रहा था? 620x। अब इस मेस का खर्चा कितना आ रहा है सर? 650x - 1300। और ये खर्चा कितने से बढ़ चुका है? 50।
पूरा क्लास का एक बार क्लियर आएगा तब जाकर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का है, बस घुमा के दिया है। टोटल एज डिक्रीज बाय 6 इयर्स, यहां आपका टोटल एक्सपेंस इंक्रीज बाय ₹50। चले, और ये है आपका पर हेड एक्सपेंस। अब इसको मैं थोड़ा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। ये है आपका पर हेड एक्सपेंस, और ये जो सम है ये है आपका एक्सपेंस ऑफ मेस। और अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको समझाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक लास्ट स्टेप रहा, पर डे। ये सब पर डे ही चल रहा है, मतलब ये पर डे का यहां पे कोई रोल नहीं है, ये दिन की बात की जा रही है कि एक दिन में ये होगा ये होगा। इसीलिए तो उसने आपसे यहां पे अगर वो लिख देता तो ज्यादा इजी होता, अच्छा होता। फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर डे, अगर वो यहां लिख देता तो इस पर डे का रोल यहां आता। अगर यहां नहीं लिखा है तो यहां ना लिखने से भी चलेगा, अगर लिखना था तो दोनों जगह लिखना था, अगर नहीं लिखना था तो दोनों। हाँ, ये चीज आप कह सकते हो, यहां लास्ट में लिख देता तो सही हो जाता है। ठीक है सर, हाउ डू वी गॉट दैट सम इट इज आस्किंग ऑफ एक्सपेंस? मैं आपको अभी बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है आपको समझाने का। मान के चलो एक हॉस्टल में 4 लोग हैं और उनका पर हेड खर्चा ₹8 का है, तो उस मेस का खर्चा कितना आ रहा है? 32। इससे नीचे गिरने का मुझसे तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। आई होप ये सारे के सारे चीजें अब तक क्लियर है, और अभी तक अगर क्लियर है तो बस एक और यहां पे मैं लिख देता हूं कि यहां पे पर डे है, एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर डे होना चाहिए। यहां अगर आप पर मंथ लगाओगे तो यहां पे पर मंथ होगा, क्योंकि ये कंडीशन मंथ के हिसाब से। अगर ये पर ईयर है तो ये पर ईयर है, पर आवर है तो ये पर आवर, तो ये पर डे का आपको अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज होना जायज भी है, बिकॉज आपने लैंग्वेज को रेस्पेक्ट किया, इसलिए दिल से रेस्पेक्ट। हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी, और आपके पास ये चीज है पर डे। ठीक है चले, अगर यहां तक आपके पास क्लियर है तो स्टार्ट करो। सर क्या है? सर इसमें अगर मैं 50 जोड़ दूं तो आपके पास ये वाला जो नया खर्चा है वो आ जाएगा। इसको इससे माइनस किया 30x, ये इधर आया तो 1350। क्या आपको x का वैल्यू 45 मिला है? अगर x 45 मिला है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस आपसे पूछा है, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है? सर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आपके पास 620 लोगों का पर हेड ₹45 के हिसाब से 620 इंटू 45। 45 को मैं 90/2 लिख सकता हूं। इजी क्या होगा सर, यहां पे अगर मैं बात करूं तो 2 इसको काट लेगा तो आपके पास 310 इंटू 90, 31 इंटू 9 279 फॉलोड बाई 20। थोड़ा मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर भाई? अभी यहाँ पे 90/2 देख के सर 90/2 रिपीट मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वो पार्ट ऑफ वैदिक मैथ्स था। ठीक है चले। ओ भाई साहब, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट, चले 50 से नहीं 15 से बड़ा सा, ओके 15 से बड़ा। 5 years ago the average age of a family of 5 members was 22 years। 5 साल पहले जो आपका एवरेज एज है एक फैमिली का वो आपके पास 22 साल का है। नाउ 3 न्यू मेंबर्स ज्वाइन, अब 3 नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं whose ages are in ascending order with gaps of 2 and 4 years, और उनके बीच का जो गैप है वो 2 और 4 साल का है। If the present average age of the family is same as it was 5 years ago, what is the age in years of the youngest new member? इसके बाद बैक टू बैक एजेस का है क्या ना? तो ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, या फिर आप एक बार पढ़ लो, अच्छे से खुद से पढ़ लो। खुद से पढ़ना एक बार जरूरी है कि 5 years ago जो एवरेज एज है फैमिली का 5 मेंबर्स का वो 22 साल है। उम्मीद तो करूंगा कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ आप उसको सॉल्व करोगे नहीं करोगे वो बात अलग है। मतलब एग्जामिनेशन में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन डिस्प्लेड है या मॉक में ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्लेड है, आप केवल पढ़ के उसको डिसाइड या जज नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा आगे जाना है, लिंक देखना है कि आपको वो लिंक मिल रहा है कि नहीं, और उसके लिए आपको लिंक स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब 5 years, हाँ यहां पे मैं बस एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूं। 5 years ago में कभी दिलचस्पी मत रखना,
हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में प्रेजेंट में दिलचस्पी रखना, और सम में तो दिलचस्पी होना चाहिए, तो सबको पता ही है, सम में ही दिलचस्पी है और प्रेजेंट में सम। कैसे? 5 years अगो अगर आपके फैमिली मेंबर्स का एवरेज 22 है, तो क्या प्रेजेंट में आपके उन्हीं 5 लोगों का जो आपका एवरेज है वो 27 का है? जल्दी से बताओ, यस और नो। क्या ये चीज क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। चले, क्लियर? चले अरे बताओ भाई, सभी लोग बता दो एक बार। ये क्वेश्चन मैंने आज ही पढ़ा है सर। कैसे? अगर 5 साल पहले आपका एवरेज इन लोगों का 22 का था, तो आज प्रेजेंट में अगर मैं सारे के सारे लोगों का देखूं तो 5 5 5 5 5 5 5 5 5 बढ़ जाएगा। अगर प्रेजेंट में सबका 5 बढ़ेगा, तो मैंने आपसे क्या कहा था, नंबर ऑफ टर्म जितने सबके अगर मैं 5 बढ़ा दूं तो एवरेज भी 5 बढ़ के डायरेक्ट 27 होगा। ये आज के क्लास में मैंने आपको प्रूफ किया हुआ है। अब इनका जो सम है वो हमारे पास कितना हो जाएगा सर? ये सम हमारे पास 135 का है। नाउ 3 new members join whose ages are in the ascending order with gaps of 2 and 4 years. 3 एजेस। ओहो, यहां पे एक सिली मिस्टेक आप कर सकते हो सकता है कि कंटेंट वालों ने भी वो मिस्टेक किया हो, बट मैं अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज वो मिस्टेक कभी नहीं करूंगा। अगर मैं 3 पर्संस जो कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में है, और वो भी गैप ऑफ 2 and 4 years है, तो क्या वो x+2 और x+, कमेंट करो, थर्ड वाला कमेंट करो, 2 के गैप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x+2 और अगला वाला क्या होगा? जल्दी से बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। x, यहां पे कंटेंट वाले भी मिस्टेक कर सकते हैं, बट आपको ट्रस्ट मुझ पे रखना है, आपको ट्रस्ट मुझ पे रखना है। हो सकता है कि शायद x+4 लेके इस सवाल का आंसर सही आ रहा हो, बट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज यहां x+6 होना चाहिए, बिकॉज गैप ऑफ 2 and 4 मतलब जो इसके बीच का गैप है वो 2 है, तो इसके बीच का गैप 4 है। x+2 + 4 ये x+6 है। क्लियर? जब मैं इन 3 लोगों को इस ग्रुप में ज्वाइन करवा देता हूं, तो प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम एज इट वाज 5 years अगो। सेम एज इट वाज 5 years अगो मतलब अभी आपका एवरेज 22 का है। बस मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, बस मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। मैंने कहा वो क्या है सर? आपके पास ये जो आपका 22 का एवरेज है वो कितने लोगों का है, मुझे एक बार बताओ जल्दी से। जल्दी से। ऑब्वियस बात है, आपके 5 लोग थे, आप इसमें 3 लोग ला रहे हो, तो अभी आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 8 है। अभी 8 लोगों का सम अगर मैं निकालूं 22 के एवरेज से, तो कितना होना चाहिए? 176। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपका सम कितने से बढ़ा? सर हमारा सम 41 से बढ़ा। और आपका सम कितने से बढ़ा? सर ये पर्सन x, ये x+2, ये x+6, इनको जब हम डाले तो हमारा सम 3x + 8 से बढ़ा। अगर 3x + 8 41 है, तो 3x आपके पास कितना है सर? 33। और x आपके पास कितना है? 11। x अगर आपके पास 11 है, तो उसने कहा व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट न्यू मेंबर, तो यंगेस्ट न्यू मेंबर आपके पास कितना है? 11। क्वेश्चन का आंसर खत्म, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? एक बार क्लियर बोल दो। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप बस ओवरथिंक कर रहे हो। उसने 5 साल पहले का एवरेज दिया इस परिवार का 22, मैंने कहा नहीं, आज के डेट में प्रेजेंट में 27 का एवरेज है 5 लोगों का, तो सम आपके पास होगा 135। उसने कहा मैंने 3 नए लोग इसमें ज्वाइन करा दिए, तो 5 के जगह हो गए आपके पास 3। जो 3 है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर्स में विद गैप्स ऑफ 2 and 4, तो असेंडिंग ऑर्डर में 3 लोग, तो उनके बीच में जो 2 गैप है वो 2 का और 4 का, तो स्टार्टिंग को अगर मैं x लूंगा तो 2 के गैप में x+2 और 4 के गैप में x+6। यहां पे बच्चा बहुत बार मुझसे आर्ग्यू करता है कि सर व्हाई नॉट x, क्योंकि उसको तो यही लगा है ना, व्हाई नॉट x, x+2, x+4। गैप ऑफ 2 and 4 विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट टर्म अगर बोलता, तो आप बोलते कि हाँ
यहां पे आपके पास पहले टर्म के रेस्पेक्ट में 2 और पहले टर्म के रेस्पेक्ट में 4, तो x+2 और x+4 होता, ये नहीं है। अब इतना सब कुछ होने के बाद उसने कहा, वो आने के बाद अभी जो प्रेजेंट में एवरेज है वो कितने के बराबर है, जितना 5 साल पहले था। सर 5 साल पहले 22 का एवरेज था, तो अभी का एवरेज 22 है, और वो भी कितने लोगों का, 8 लोगों का, तो अभी सम 176। मैंने कहा जो 5 एग्जिस्टिंग लोग थे वो तो 135 थे, तो ये जो 176 में एक्स्ट्रा 41 आया, ये जो 3 लोग x+2 x+6 लेके आए वही है, यानी कि 3x+8, तो x 11 है। तो आपको यंगेस्ट चाहिए, यंगेस्ट तो मैंने x को ही कंसीडर किया, तो आंसर 11, यही इस सवाल का सही उत्तर है। चले आगे बढ़े। यंगेस्ट का कैसे पता होगा सर, यंगेस्ट का कैसे, x आया ना इसीलिए। यंगेस्ट तो पहले वाले में भी तो हो सकता था, पहले वाले में भी तो हो सकता था, मतलब मैं समझा नहीं। पूछो पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। 5 में if the present average age of the family members is same it was, what is the age in years of the youngest? ये आप देख नहीं रहे हो, आंखें नहीं देख पा रहे हो, आंखें देखना है ना, आंखें चाहिए इन सब चीजों के लिए, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़े, चलो। Average of 4 numbers is increased by 1 if a number is replaced by x. Average of that 4 numbers is decreased by 1 if some other number is replaced with x. What is the difference of both the numbers? अब ये मत बोलना कि सर both the number में वो भी हो सकता है वो भी, बस आप क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, आपके पास 4 नंबर्स कौन कौन से हैं आपको पता है क्या? नहीं सर। मैं इन 4 नंबर्स, इसको मैं एक बार आपको डिविजन में भी करके दिखा सकता हूं, बट इतना दिमाग आपका पेपर में नहीं चलेगा, पेपर में ट्रेडिशनली बेस्ट है। कैसे कि लेट अस अज्यूम द 4 मेंबर्स भी ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आपका जो एवरेज है 4 नंबर्स का, वो हमारा 1 से आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर आपका a इज रिप्लेस्ड बाय x। मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर हो अच्छा a नहीं, a नंबर, अगर एक नंबर को मैं रिप्लेस बाय x कर रहा हूं, तो मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, अगर मैं एक नंबर को निकाल के एक दूसरा नंबर डाल रहा हूं, तो क्या नंबर में कोई चेंज आएगा? नहीं। तो क्या नंबर आपका अभी भी नंबर ऑफ टर्म्स वही 4 नंबर ही है? 4 नंबर का एवरेज 1 से बढ़ना मतलब 4 नंबर का एवरेज 1 से बढ़ना मतलब 4 नंबर का एवरेज 1 से बढ़ना मतलब 4 नंबर का एवरेज 1 से बढ़ना मतलब, हैट्स ऑफ, गिव इट अ गजब, जबरदस्त चलिए आपकी तैयारी विकास शर्मा जी, कि आपका सम 4 से बढ़ रहा है, आपका सम 4 से बढ़ रहा है। देखो, ओहो, आप जो बोले ना जो आया वो ज्यादा लेके आए, मैंने क्या कहा आपसे कि मैं डेविएशन से करके दिखाऊंगा, मतलब मैं दिखा नहीं रहा हूं भाई, आप मेरे पॉइंट्स को अच्छे नहीं समझ रहे हो, मैं दिखाऊंगा आपको डेविएशन, बिल्कुल निश्चिंत रहो, लेकिन मैंने ये चीज कहा कि दिखाऊंगा, दिखा नहीं रहा, तो मतलब अभी मैं बेसिक कर रहा हूं। बेसिक मतलब कौन सा मेथड है भाई? बेसिक मेथड मतलब कौन सा? मेरा इंटरेस्ट कहां पे रहेगा? सम पे। तो आप लोग जो बोल रहे हो कि ज्यादा लाया, आई रेस्पेक्ट दैट, बट मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, वो मैं यहां पूछूंगा आपको, ठीक है? अभी के लिए मैंने आपसे कहा कि सर अगर 4 मेंबर्स ए बी सी डी थे, उनमें से एक नंबर को हटा के जब मैं एक्स को ला रहा हूं, तो मेरा अगर एवरेज 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा सम जो है वो इंक्रीज बाई 4 है। मेरा फोकस सम पे है,
तो क्या मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता हूं सर, क्या कि आपका जो एग्जिस्टिंग सम था वो आपके पास अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी था, अगर इनमें से किसी a को आपने रिप्लेस कर दिया x से, तो अभी जो आपका सम है वो x, मतलब a की जगह x आ गया, x प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और अभी आपका अगर सम 4 से इंक्रीज हुआ है, तो इसको इससे मतलब छोटे वाले को इससे माइनस करूंगा तो 4 का अंतर। जब आप इससे इसको माइनस करोगे तो आपको एक मैजिक दिखेगा, पता है वो क्या है? कि आपको बी बी सी सी डी डी सब खत्म होते नजर आ जाएंगे, और x माइनस ए आपके पास कितना हो जाएगा? x माइनस ए हमारे पास हो जाएगा 4। यहां तक क्या ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? यहां तक क्या ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब मैं आपसे जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ कि एवरेज ऑफ दैट 4 नंबर, दैट मतलब आप अगर इंग्लिश का क्लास, आप मुझसे ये जो आर्गुमेंट करते हो कि हो सकता है कि वो जो ये 5 नंबर है उसमें से, आप मुझे नहीं, आप अपने इंग्लिश को टेस्ट करो, इसमें मैथमेटिक्स नहीं आया है। मैथमेटिक्स ये है, दिस इज मैथमेटिक्स। ये तो इंग्लिश है, ये दैट किसको रेफर करेगा? ये आपके ओरिजिनल ही जो 4 नंबर है उन्हीं को रेफर करेगा। मतलब उन्हीं ए बी सी डी को अगर मैं किसी अदर नंबर को, अदर नंबर मतलब मैं एक ही बात नहीं करा, किसी अदर नंबर को, बी हो सी हो डी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, उसको अगर मैं एक से रिप्लेस करता तो एवरेज एक से कम हो जाता। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दोगे सर? क्या अगर आपके एक नंबर को निकाल के मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूं तो नंबर ऑफ एंटिटीज अभी भी कितने हैं सर? 4। नंबर ऑफ एंटिटीज अगर अभी भी 4 हैं आपके पास, और आपका एवरेज अगर डिक्रीज हो रहा है 1 से, इसका क्लियर मतलब है कि आपका सम कितने से डिक्रीज हुआ होगा? 4 से। सम डिक्रीज 4 से कब हुआ होगा सर? जब मेरे जो गिवन ए बी सी डी 4 नंबरों में से मैं किसी दूसरे नंबर, मान के चलो बी को, अगर एक्स से रिप्लेस कर देता, तो यहां पे आपके पास 4 का अंतर आता। मतलब ये वाला इससे 4 अधिक है क्योंकि डिक्रीज हुआ है। अब अगर मैं इससे इसको माइनस करता तो क्या होता सर? ए के साथ ए कट जाता, सी के साथ सी कट जाता, डी के साथ डी कट जाता, और रिलेशन बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। आपको पता है आपके पास मरते दम तक यही 2 इक्वेशन ही रहेंगे, और वेरिएबल आपके पास ए बी, मतलब जी ए बी की बात नहीं कर रहा हूं। अब ये आर्गुमेंट तो बिल्कुल मुझे घटिया सा मत करना कि सर हाउ डू यू नो कि वी आर रिप्लेसिंग ए, वी कैन रिप्लेस सी ऑल्सो। अरे जो भी है वो लास्ट में वही बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द बोथ नंबर्स। मतलब इफ यू हैव कंसीडर्ड द नंबर्स टू सी एंड डी, देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी। इफ यू हैव कंसीडर्ड द नंबर्स एज ए एंड बी, तो हमें डिफरेंस ए और बी का चाहिए, हमें डिफरेंस ए और बी का चाहिए। तूने अगर सी को रिप्लेस किया होता, बी को रिप्लेस किया होता, तो डिफरेंस बी सी का चाहिए, उस प्रकार से। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे एक चीज पूछूं सर, क्या अगर मुझे डिफरेंस चाहिए ए और बी का, तो करो सर कैसे? इस सवाल का आंसर मैंने कुछ ही देर पहले दे दिया था। जो एम एस आर 3 नाम थे, रोहन सोवम मुकेश, मैंने सबको एम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। उसी प्रकार से मुझे एक्स ज्यादा दिख रहा है, तो क्या मैं ए को लिख सकता हूं, इधर आएगा इधर x माइनस 4, और मैं b को लिख सकता हूं x प्लस 4। अगर मैं a और b के बीच का आपसे डिफरेंस पूछूं, तो इनके बीच का डिफरेंस जब मैं माइनस करूंगा, ये तो बड़ा है x से 4 अधिक, ये छोटा है x से 4 कम, माइनस करते ही x खत्म हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ माइनस 4, गलती मत कीजिएगा, डिफरेंस आपके पास है 8। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा चीज पूछ रहा हूं सर, क्या मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन को हम डेविएशन से भी कर सकते हैं, अल्टीमेट जगह हम एक ही जगह पे पहुंचेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली हम एक ही जगह पहुंचेंगे। मेरे एक सवाल का उत्तर दोगे सर? एक बात बोलो, आपने जो चीज कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा फिर भी मैं आपको समझा सकता हूं। फिर भी सर कैसे? आपका पहले कंडीशन में अगर x ने मान के चलो a को रिप्लेस किया होगा, क्या x a के बराबर है? नहीं सर। मैंने कहा कितने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा है सर? अगर x a के बराबर होता तो जब x ने a को रिप्लेस किया होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। मैंने कहा चेंज हुआ? हाँ सर चेंज हुआ। मैंने कहा क्या हुआ सर? एवरेज इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ मतलब अब आप वो बोल सकते हो कि x जो है वो a से ज्यादा है। कितना ज्यादा सर? इतना ज्यादा कि वो आने के बाद टोटल जितने लोग हैं सबके एक एक वो बढ़ा दे रहा है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? और x जो है क्या वो b के साथ बराबर है, जो सेकंड केस में मैंने जिसको रिप्लेस किया? ना 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 सर, क्योंकि अगर दोनों बराबर होते तो
आपका कोई एवरेज में चेंज ही नहीं आता। मैंने कहा चेंज हुआ सर, हुआ मतलब गिर गया सर, डिक्रीज हो गया, मतलब वो जिसको निकाला उससे कम लाया है शायद। एग्जैक्टली सर, कितना कम सर? इतना कम कि वो आने के बाद जितने लोग हैं सबके लिए वो एक एक खा गया। अब यही चीज जो आप देखोगे x इज इक्वल टू ए प्लस, अरे x इज इक्वल टू ए प्लस 4, x इज इक्वल टू ए प्लस 4, ये -4 को इधर ले आओगे तो, और उसने जो कहा कि x इज इक्वल टू बी माइनस 4, आप इस 4 को इधर ले आओगे तो आ जाएगा। अब अगर मुझे डिफरेंस a और b का चाहिए तो a को मैं लिख सकता हूं x माइनस 4, b को मैं लिख सकता हूं x प्लस 4। इनके बीच का जो डिफरेंस है जब मैं करने जाऊं तो x x कटेगा, 4 माइनस ऑफ -4 8 आएगा। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? मैंने तो अपने तरफ से फुल एफर्ट्स मारा है। ये बस मैंने आपसे कहा कि इनकेस अगर आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक ना हो, होना तो चाहिए, बिकॉज वी हैव सॉल्व्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एवरेज टॉपिक, जहां आंसर मुझे जितना याद है 100 आया था। 52 प्लस 4 इंटू 12, 12 लोग थे। जहां आपके एक आदमी 50 साल के उम्र वाला है, उसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं एक नए पर्सन से तो एवरेज 4 से बढ़ जाता है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे बढ़े। अरे यार Rahul finds the average of a 10 two-digit numbers while copying number. By mistake, he writes one number with its digits interchanged. As a result, ये क्वेश्चन आपको मॉक्स में बहुत बार देता है, बच्चा नहीं कर पाता है, बच्चा सीधा ब्लेम मुझे कर देता है। सो आई हैव पिक्ड दिस क्वेश्चन ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इस क्वेश्चन में बस आपको एक लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट थी। 3.6 लेस देन द करेक्ट आंसर. The difference of the digits of the number is in which he made mistake is. बताओ बताओ। कुछ तो बोलो मेरे भाई। राहुल ये पाता है, राहुल जो है ना वो एवरेज निकालता है किसका? 10 दो डिजिट नंबर्स का। लेकिन जब वो नंबर्स को कॉपी करता है, गलती से उसने एक नंबर को उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके लिख दिया, मतलब 12 को 21। ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्या आज कॉलेज के? अरे मुझे और एक क्वेश्चन शायद हम करेंगे, आराम से रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। एक नंबर को उसने गलती से उल्टा मुल्टा लिख दिया, जिसके वजह से उसका रिजल्ट 3.6 लेस आया आपके करेक्ट आंसर से। द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज कितना? मैं बस आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आपका एक ओरिजिनल सम आना चाहिए था, क्योंकि भाई मेरा इंटरेस्ट तो सम पे ही ना, बट आपको एक फाइनल सम मिला। मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, सर क्या आप निकाल क्या रहे थे? सर हम निकाल तो एवरेज रहे थे, गलती क्या हुआ? एक दो डिजिट नंबर को हमने इंटरचेंज करके लिख दिया, उसका कंक्लूजन क्या निकला? सर एज अ रिजल्ट हिज आंसर इज 3.6 लेस देन द करेक्ट आंसर। क्या मैं ये कह सकता हूं जो आंसर में निकाल रहा था वो एवरेज था? तो मतलब हमारा एवरेज ही 3.6 कम है आपके करेक्ट एवरेज से। हाँ सर। नंबर्स कितने थे? सर 10 दो डिजिट के नंबर थे। तो बस पहला कंक्लूजन जो आपको समझना है वो ये है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, मैंने लिखे तो 10 है, बस उल्टा उल्टा कर दिया, और फिर अगर मुझे एवरेज 3.6 कम मिला तो मुझे जो सम है वो 36 कम मिला होगा। जितना क्लियर लिख सकते हो उतना क्लियर लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा। कमेंट बॉक्स पे जितना क्लियर लिख सकते हो उतना क्लियर लिखो, फिर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अगर एवरेज 10 लोगों का 3.6 से कम हुआ तो सम 36 कम होगा, तब मतलब इनडायरेक्टली सम 36 डिक्रीज होने से ही एवरेज 3.6 डिक्रीज होता है, नहीं तो इम्पॉसिबल होता है। बस यही चीज आपको ऑब्जर्व करना था। अब अगर मैं ओरिजिनल सम और फाइनल सम में 36 ये वगैरह चीज देखो, देखो यहां पे आपके जो 10 टर्म होंगे 9 टर्म फिक्स्ड है, यहां पे भी आपके 9 टर्म फिक्स्ड है। बस गलती से जिस नंबर को आपने इधर जो लिखना था वो गलती से लिख दिया, उसको क्या मैं आपके खुशी के लिए 10x प्लस वाई ले सकता हूं? सर क्यों? क्योंकि वो एक 2 डिजिट नंबर है।
एक 2 डिजिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन 10x प्लस y होता है, ये उसका यूनिट डिजिट, ये पढ़ाया हो, इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकता, ये 10th डिजिट है, ये नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है। वही चीज गलती से जब मैंने फाइनली लिखा है, क्या मैंने उसको 10y प्लस x लिखा है? जल्दी से बताओ। और अब मेरा एक सवाल है, क्या सर, कि अगर ओरिजिनल सम से ये सम आपका 36 कम है तो इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 है, और जब हम डिफरेंस निकालने के लिए जाएंगे तो नॉ टर्म इनका सम तो मैंने इधर भी लिखा इधर भी लिखा, खत्म हो जाएंगे। इससे इसको जब मैं माइनस करूंगा तो 10x में से x जाएगा तो आपके पास 9x, y में से 10y जाएगा तो आपके पास माइनस 9y इज इक्वल टू 36। 9 से काटा 9 से काटा 9 से काटा 4, x माइनस y 4। जैसे इसके पिछले सवाल में मैंने आपसे कहा था कि यह असंभव है कि वो आपको एग्जैक्ट नंबर कौन सा है पूछे। आपके पास क्यों, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल्स थे, इसीलिए उसने फाइनली हमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो निकालना पॉसिबल था, उनके बीच का डिफरेंस में ही एक्स आपका एलिमिनेट होगा। उसी प्रकार यहां पे भी उसका औकात नहीं है कि वो आपको उस नंबर को कितना है वो पूछ पाए, इसीलिए उसने क्या, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल दो, इसीलिए उसने अपना औकात दिखा। उसने कहा कि जो डिफरेंस है डिजिट्स का इस नंबर में वो कितना है। अगर एक नंबर को आपने एक्स वाई, उसका 10th डिजिट एक्स लिया है, यूनिट डिजिट वाई लिया है, तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 4। ऑप्शन नंबर बी 4। अगर वो आपसे नंबर पूछता तो आंसर क्या होता? ऑब्वियस बात है सी एंड डी, क्योंकि इस पूरे जगह मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन मिल रहा है बट वेरिएबल्स दो मिल रहे हैं। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? बेटा ये जो मैंने इतना लिखा है ना, कसम से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा कि सर मेरा जिस नंबर को 10x प्लस वाई लिखना था, गलती से मैंने इसी को ही 10y प्लस x लिख दिया, इसी वजह से ही मेरा सम 36 कम है। ये है आपका पूरा का पूरा रफ शीट में इतना आना है। जो मैंने आपको 9 करके लिखा वो सिर्फ और सिर्फ सारे बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे जब मैं डायरेक्टली ऐसा कैसे कह सकते हो, अरे भाई बाकी 9 नंबर सेम ही है, जो भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो इसी अकेले नंबर की वजह से भुगतना पड़ रहा है। तो आपके रफ शीट में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आना चाहिए डायरेक्ट। मैं जो लिख रहा हूं वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए है। एक सवाल देख लो। देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपके पास 18 स्टूडेंट्स है क्लास में। The average weight of the class is increased by 1 kg when two new students A and B join the class. If A only joined the class, the average weight of the class is increased by 2 kg. And the ratio of the weight of A to B is 11:4. Then find the average weight of the class initially. कितना ब्यूटीफुल सा सवाल है। मैं चाहता हूं आप इसको एक बार ट्राई करो। आपका दिमाग कहां तक जा रहा है? ये तो मेरे तरफ से लास्ट क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। मैं बस एक सवाल नहीं, अब और यही होमवर्क दे रहा हूं। क्यों? एक सेकंड मेरी बात सुनो। जैसा ये लैंग्वेज है कि क्लास में अगर एक ऐसा आ जाएगा तो नए स्टूडेंट्स ऐसे आ जाएंगे, क्या ऐसे लैंग्वेज का छोटा वर्जन, छोटा भाई मैंने आपको करवाया है, ये उसका बड़ा भाई है, थोड़े क्लरिकल मेंस की ओर जाता है, ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क। क्लियर? ताकि आप खुद कुछ तो ट्राई करो। और यहां पे अगर मैं बात करूं, ये वाला सवाल देखो, जो एवरेज मार्क है वो डिक्रीज कर जाता है एक, जब मैं रिप्लेस करता हूं एक सब्जेक्ट जिसमें मैंने 40 स्कोर किया है, अदर 2 सब्जेक्ट जिसमें मैंने 23 और 25 स्कोर किया है। ठीक है? और आपका रेस्पेक्टिवली लेटर ही हैज आल्सो डॉट डॉट डॉट, ये भी उसका बड़ा भाई है। मैं ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप अपना ट्राई कीजिएगा। मैं इन्हीं दोनों क्वेश्चन से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा। समझ गए? आप खुद थोड़ा तो एफर्ट्स दो। और आपके लिए एक बोनस, एक तीसरा क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूं, ये भी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा। चले खत्म करें? तो बस मैं और आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कंटिन्यूअस 2 घंटे से आपको इतने खूबसूरत तरीके से सारे के सारे चीजें पढ़ा रखा हूं। ठीक है सर, विल दिस कोर्स बी सफिशिएंट फॉर आरबीआई ग्रेड बी? बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके सर, चलो
बाकी अभी हमारा 12:30 पे एक क्लास है मेंस का, उसमें तो आप लोग शायद चीजों को नहीं समझ पाओगे, वो प्रैक्टिस क्लास है। मैं भी थोड़ा रेस्ट लेके 12:30 बजे ज्वाइन करता हूँ। आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैं कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, कम ही टाइम आपको दे रहा हूँ क्वेश्चंस को खुद देखने के लिए, तो एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग जा रहे हैं। और कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्लरिकल मेंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पीओ मेंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके अगले दिन तो हमारा डाउट क्लियरिंग क्लास है। दैट्स इट। तो चलते हैं, सेशन को एंड करते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।